Yes, sir. Yes. ठीक है, सो लेट मी स्टार्ट फ्रॉम द वेरी बेसिक। धीरेन्द्र, हमने इंट्रोडक्शन में क्या क्या डिस्कस किया था? Just a minute, sir. एंड गाइस, वन रिक्वेस्ट, प्लीज मेक योर ऑन नोट्स। ठीक है, रिकॉर्डिंग है, पीडीएफ है, इसके अलावा आपका खुद का पर्सनल नोट्स होना चाहिए। If you really want to become a Azure administrator certified, yeah, if you really want to uh, understand about how to manage the services over a Azure portal, तो आप अपना notes बनाएंगे, that will definitely help you once we complete the training. So बहुत सारी चीजें आपको आपके आपके notes से ही मिल जाएंगी। सर जैसे कि हमने स्टार्ट किया था, प्री रिक्विजिट्स क्या है आपके, इसकी सारी चीज़ लाइक नेटवर्क, इसका ऑपरेटिंग सिस्टम, नेटवर्किंग, सर्वर्स, वर्चुअलाइजेशन के बारे में हमने बात किया था। आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या क्या चीज़ें होती हैं, लाइक ऑन प्रीमाइसेस सर्विसेज क्या होती है, वर्चुअलाइजेशन एंड बीडीआई क्लाउड प्लेटफॉर्म, और टर्मिनल लाइसेंस के बारे में बात हुई थी। देन उसके बाद अब क्लाउड टेक्नोलॉजी के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था, लाइक वर्क बेस्ड एंड टेक्नोलॉजी बेस्ड, आसपास सास एंड पब्लिक प्राइवेट हाइब्रिड क्लाउड्स के बारे में। देन आपने इसको सारा एलेबोरेट किया था मॉडल वाइज। आफ्टर दैट हम लोगों ने पोर्टल पे आया था, पोर्टल अज्योर पोर्टल पे आप लेके आए थे। इसमें ईमेल आईडी, कॉन्टैक्ट नंबर और अपना कैसे बनाते हैं, इसको क्रिएट करते हैं। वो सब्सक्रिप्शन के बारे में आपने बताया था, इसके सब्सक्रिप्शन क्या क्या होते हैं, लाइक फ्री ट्रायल, पेज एज यू गो उनको, एंड MSDN अकाउंट्स के बारे में आपने एलेबोरेट किया था। आफ्टर दैट हम लोगों ने बेसिक्स इंफॉर्मेशन आपने शेयर किया था, लाइक रीजन एंड जोन्स, अज्योर पोर्टल्स, अज्योर मार्केटप्लेस क्या क्या है, सपोर्ट प्लान, अज्योर सब्सक्रिप्शंस और इसके अज्योर मैनेजमेंट एंड रिसोर्स ग्रुप। फिर टेनेंट आईडी के बारे में आपने एलेबोरेट किया था, कैसे इसको क्रिएट करते हैं लाइक ऑर्गेनाइजेशन वाइज, और थोड़ा सा इसमें आपने एलेबोरेट किया था। आफ्टर दैट आपने इसकी इंट्रा आईडी के बाद इसके बारे में आपने और ऑन प्रीमाइसेस और ये सारी डिटेल आपने बताया था। फिर हम लोगों ने अज्योर एक्टिव डायरेक्टरी स्टार्ट किया था। ठीक है, एज्योर एक्टिव डायरेक्टरी के अकॉर्डिंग टू दैट हम अपनी चीजों को में एग्जीक्यूट करने का काम करेंगे। सो फ्यू कैंडिडेट जस्ट ज्वाइन आवर सेशन, डे 1 है इनका, तो थोड़ा सा एक बार रिकैप कर लेते हैं, राइट? आपके लिए भी रिवीजन हो जाएगा और इन लोगों को भी थोड़ा सा आसानी हो जाएगी समझने में, राइट? जी बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, सो गाइज जस्ट वांटेड टू क्लियर अबाउट द आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर। आप लोग हिंदी में ओके हो ना? हिंदी अगर हम चलते हैं, क्योंकि हमें हमारा मेन मोटो है कि चीजें हमें आनी चाहिए, राइट? सो बाकी आप अपने ही अकॉर्डिंग जो है लैंग्वेज में, इंग्लिश में जैसा आप है वो कन्वर्ट करके देख सकते हो, राइट? Yes, sir. सो सबसे पहले बेस समझने की कोशिश करो। ये जो आईटी की इंडस्ट्री है ना, आईटी की इंडस्ट्री में जो इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप करते हैं ना, वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। आईटी इंडस्ट्री में अगर कोई ऑन प्रोमाइसेस का इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप हो रहा है, नेटवर्किंग लग रही है, केबल लग रहा है, वहां पे सर्वर इंप्लीमेंट कर रहे हैं, तो वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम उन सभी रिसोर्सेस, उन सभी सर्विसेज को आसानी से मैनेज करें। अब ऑन प्रोमाइसेस के अलावा भी बहुत सारी कैटेगरी है अकॉर्डिंग टू द मार्केट के हिसाब से। आए दिन कुछ ना कुछ चीजें इंट्रोड्यूस होती रहती हैं, राइट? कभी वर्चुअलाइजेशन इंट्रोड्यूस हो गया, कभी वीडीआई इंट्रोड्यूस हो गया, कभी क्लाउड इंट्रोड्यूस हो गया, कभी जीपीटी आपका आ गया, और कभी एआई का आ गया। तो एज ए आईटी हमें पहली चीज तो मार्केट से अवेयर रहना है, राइट? दूसरा इंपॉर्टेंट पार्ट ये कि मार्केट के हिसाब से हमें आपके अपने आप को अप टू डेट रखना है, ताकि हम अपनी जॉब को भी सिक्योर कर सकें। नॉट ओनली द जॉब सिक्योरिटी, क्योंकि जॉब तो हमारी कहीं ना कहीं रहती ही है। बात ये रहती है कि हम कितना ग्रोथ कर रहे हैं, हम कितने परसेंट का हाइक हर साल अप्रेजल में हमें मिल रहा है। और वो अप्रेजल पे हाइक कब मिलेगा, कब डिसाइड होगी? जब आप एक पर्टिकुलर टास्क से हट करके कुछ एडिशनल टास्क करके कंपनी को दिखाओगे। छोटा सा एग्जांपल, अगर हम एज ए सिस्टम एडमिन टास्क परफॉर्म कर रहे हैं, डेली बेसिस पे हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो बेसिक डेस्कटॉप से रिलेटेड टास्क आते हैं उनको मैं रिजॉल्व करता हूँ। छोटा सा एग्जांपल, डेस्कटॉप से रिलेटेड जो इश्यूज आते हैं उनको मैं रिजॉल्व करता हूँ कि हाँ ठीक है, किसी का ड्राइवर नहीं काम कर रहा है, किसी में प्रिंटर नहीं चल रहा है, किसी के आउटलुक में प्रॉब्लम है, किसी का बीएसओडी आ रहा है, किसी का सिस्टम स्लो परफॉर्मेंस है, ऐसे रिजॉल्व कर रहे हैं। अगर हम इसी पे कंटिन्यू रखेंगे तो साल के एंड में 5 से 10% के बीच में हमें हाइक मिल जाए, बहुत बड़ी बात है, या अप्रेजल मिल जाए, बहुत बड़ी बात है। अगर हम एक साल के अंदर कुछ टेक्नोलॉजी को सीख करके हम अपने टीएल को या मैनेजर को बोल सकें कि आई एम गुड विद द वर्चुअलाइजेशन एज वेल,
हमें भी आप वर्चुअलाइजेशन के इश्यूज में इन्वॉल्व करो, आई एम गोइंग टू हेल्प यू। जब आप किसी एग्जिस्टिंग VMware इंजीनियर, किसी एग्जिस्टिंग एज्योर इंजीनियर की हेल्प करोगे, उससे उसकी टिकट सॉल्व करने में हेल्प करोगे, देन डेफिनेटली क्लाइंट जो 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 ऑर्गेनाइजेशन है वो आपको मॉनिटर करेगी, और कहीं ना कहीं हाइक के साथ साथ काफी चांसेस रहता है कि वो हमें नए प्रोजेक्ट में भी इन्वॉल्व करें। तो कुछ ऐसे आपको ये कंटेंट लेकर चलना है, बिकॉज यू नो दैट यू गाइस आर वर्किंग प्रोफेशनल, सो यू नीड टू अंडरस्टैंड अबाउट कि ठीक है कि अगर हम ये 1 से 1.5 महीने का टाइम देते हैं एज्योर सीखने के लिए, तो वी मस्ट नीड टू इन्वॉल्व इट प्रैक्टिकली। हम इसको अपने इन्वायरमेंट में इन्वॉल्व करके बताएंगे, दिखाएंगे, या फिर हम इस पूरी एक्टिविटी जो होगी उन चीजों को कहीं ना कहीं इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम यहाँ पे बात कर लेते हैं कि क्या क्या पार्ट है। सबसे पहले जो इन्वायरमेंट होता है आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, तो आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर में वी हैव अ मल्टीपल मेथड टू सेट अप आवर आईटी इन्वायरमेंट, जिसमें से सबसे पहला आपका आता है ऑन प्रेमाइसेस, दूसरे नंबर पे आता है वर्चुअलाइजेशन, और तीसरे नंबर पे आता है VDI सॉल्यूशन, और चौथे नंबर पे आता है हमारा क्लाउड टेक्नोलॉजी, क्लाउड कंप्यूटिंग। मतलब ये अलग अलग तरीके के सेटअप में हम अपना इन्वायरमेंट, अपना कैरियर बना सकते हैं। बेसिकली दिस इज द एजेंडा। अब अगर हम ऑन प्रोमाइसेस की बात करें, तो ये पूरा आपका ऑफिस है, और इस ऑफिस में जितने भी मशीनें हैं ना, वो फिजिकली अवेलेबल है। आपका स्टोरेज जो है फिजिकली अवेलेबल है, स्विचेस फिजिकली अवेलेबल है, मॉडेम वगैरह सब कुछ फिजिकली अवेलेबल है, और आप इनको प्रॉपर तरीके से कंट्रोल कर सकते हो, मैनेज कर सकते हो। ऑल गुड। अगर हम बात करें वर्चुअलाइजेशन में, तो यू नो वेरी वेल अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ वर्चुअलाइजेशन। ये भी ऑन प्रोमाइसेस का रहता है, बट ऑन प्रोमाइसेस में आपको एक हाई कॉन्फ़िगरेशन का सेटअप लगाना पड़ेगा। ESXi हो गया या हाइपरवाइजर हो गया, ये हाई कॉन्फ़िगरेशन की मशीन आप सेटअप करेंगे, और इन मशीन के ऊपर आप नंबर ऑफ वर्चुअल मशीन को सेटअप करने का काम करेंगे, लाइक दिस। n number of VMs are running on these means high configuration based hardware। हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी हाइपरवाइजर का सेटअप, और आपका व्हाट वी कैन से दैट ESXi के अंदर वर्चुअल मशीन का पार्ट, ये सारा कुछ इन्वॉल्व होगा। मींस हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी इस बेस मशीन को मैनेज और कंट्रोल करने की रहेगी। तीसरा, VDI में क्या होता है? VDI इज द एडवांस वर्जन ऑफ वर्चुअलाइजेशन। VDI जो है एडवांस वर्जन ऑफ वर्चुअलाइजेशन है। कैसे? एक छोटा सा एग्जांपल। बेस मशीन में क्या होता है, वर्चुअलाइजेशन में क्या होगा कि आप एक ही मशीन के अंदर मल्टीपल VM तैयार कर रहे हो। मतलब हार्डवेयर किसका यूज हो रहा है? आपके बेस मशीन का, और ये नंबर ऑफ वर्चुअल मशीन से इसमें हम क्रिएट कर पा रहे हैं। दूसरा, अगर हम अगले पार्ट की बात करें, सो अगला जो पार्ट रहेगा विच इज VDI। VDI में क्या होगा? आपने एक सर्वर बनाया, दिस इज द सिंगल मशीन विच इज रनिंग ऑन बेस मशीन। ये आपका एक VM बनाया आपने, और इस VM को एट अ सेम टाइम n नंबर ऑफ यूजर्स के साथ, यूजर 1, यूजर 2 एंड यूजर 3, मल्टीपल यूजर एक समय में आपकी VM को एक्सेस कर पा रहे हो। इज दैट ओके? Yes, sir. Please go ahead. और तीसरे अगर हम पार्ट की बात करें, तो तीसरा पार्ट अपना क्लाउड का है। क्लाउड को आप डिवाइड कर दीजिए दो अलग अलग पार्ट में। अब इस दो अलग अलग पार्ट में एक होता है क्लाउड प्रोवाइडर, एक होता है क्लाउड प्रोवाइडर जो क्लाउड के इंफ्रास्ट्रक्चर को आपको प्रोवाइड करेगा, और दूसरा होता है यूजर, जो हम अपनी बात कर रहे हैं, जो कि पोर्टल को मैनेज करेगा। एक क्लाउड प्रोवाइडर है जो डेटा सेंटर को सेटअप करता है। मल्टीपल डेटा सेंटर दे स्टैब्लिश इन डिफरेंट जियोग्राफिकल लोकेशन। अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग तरीके के डेटा सेंटर स्टैब्लिश कर रहा है।
ऑल गुड। सो ये 4 अलग-अलग सेटअप आप लगा सकते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के इंफ्रास्ट्रक्चर को सेटअप करने के लिए। आप वीडीआई लगा सकते हो, आप क्लाउड टेक्नोलॉजी लगा सकते हो, आप अपना ऑन प्रेमाइसेस एनवायरनमेंट एस्टैब्लिश कर सकते हो। सो ये सभी पार्ट आप अपने अकॉर्डिंग मैनेज कर सकते हो, राइट? एवरीवन प्लीज कंफर्म अगर आपको चीजें समझ में आ रही हैं, ये बेसिकली हम क्या डिस्कस कर रहे हैं तो। गाइस कैन यू प्लीज कंफर्म? यस सर। ऑल गुड सर। यस चलो नेक्स्ट हम प्रोसीड करते हैं अगले पार्ट में। ये तो बेसिक सी अंडरस्टैंडिंग हो गई। अब जब भी हम पोर्टल की बात करते हैं, जब भी हम किसी क्लाउड प्रोवाइडर सर की बात करते हैं, एक क्वेरी थी, ये थोड़ा वीडियो का थोड़ा और एक्सप्लोर करेंगे क्या? ये वर्चुअलाइजेशन से कैसे एडवांस वर्जन है, थोड़ा सा बताएंगे क्या? वर्चुअलाइजेशन से कैसे एडवांस है, क्योंकि कहीं ना कहीं कंपनी क्या चाहती है, अगर आप खुद एक कंपनी के ऑनर हो, सो व्हाट यू नीड टू डू, यू आल्सो नीड टू सेव सम मनी, यू आल्सो नीड टू सेव सम मैन पावर। आप नहीं चाहोगे कि बहुत ज्यादा इन्वेस्ट हो, आप नहीं चाहोगे कि हम जहाँ पे एक इंजीनियर से काम चल रहा है वहां पे 5 इंजीनियर क्यों हायर करेंगे, या जहाँ पे 2 इंजीनियर काम कर रहे हैं तो 10 इंजीनियर की रिक्वायरमेंट क्यों है, हम क्यों पे करें उनको। सो एज इट इज, थिंक अबाउट। अब एक छोटा सा एग्जांपल यहाँ पे 2 पार्ट में कैटेगराइज कर लेते हैं। अगर आपने फिजिकल मशीनें लगा दी, फिजिकल सर्वर लगा दिए 3, ठीक है, और आपको तीनों सर्वर को मॉनिटर कराने के लिए एक एक इंजीनियर चाहिए 24/7। दूसरा ऑप्शन क्या है कि आपने वीडीआई लगाया, एक हाई एंड सर्वर लगाया, ठीक है, हाई एंड सर्वर आपने लगा दिया, एक बार में इन्वेस्ट किया, इन्वेस्ट करने के बाद इसको वीडीआई का पार्ट बना दिया है, आपने इसमें वीडीआई की सर्विसेज इंस्टॉल कर दी। अब इस पे जो वीएम बनेगी, राइट, एक वीएम बनानी है आपको, सिंपल एक वीएम बनानी है। यहाँ पे आप 3 इंजीनियर हायर कर रहे हो, ठीक है, क्योंकि तीनों बंदों को अलग अलग सर्वर मॉनिटर करने की जरूरत है, क्योंकि आपने इन मशीनों को फिजिकली कॉन्फ़िगर कर रखा है, ये आपने फिजिकल सर्वर स्टैब्लिश कर रखा है। अगर आपने एक हाई एंड सर्वर लगाया और उसमें वीडीआई कॉन्फ़िगर किया, आपको सिर्फ एक वीएम बनानी है। इस एक वीएम को आप मल्टीपल क्लाइंट के साथ बांट सकते हो। आपने 4 लोगों को बांट दिया, आपने 5 लोगों को बांट दिया। यूजर 1 का जो पासवर्ड है वो अलग रहेगा, यूजर 2 का जो पासवर्ड रहेगा वो अलग रहेगा, ठीक है ना, सर यूजर कहीं ना 3 का कहीं पासवर्ड ये अलग रहेगा। जो टर्मिनल लाइसेंस परचेज करते हैं जस्ट लाइक ये वीडीआई हाँ, का वो ही। टर्मिनल भी तो वीडीआई का एग्जांपल है ना। अच्छा टर्मिनल सर्विस जिसको आप आरडीएस बोलते हैं, वो भी वीडीआई का ही ऑप्शन है। एक मशीन को मल्टीपल यूजर के लिए, एक मशीन को मल्टीपल यूजर एट अ सेम टाइम एक्सेस कर पा रहे हैं, विच इज अ पार्ट ऑफ टर्मिनल सर्विसेज ना। टर्मिनल को हम बोल सकते हैं आरडीएस प्लस, इसके अंदर टर्मिनल तो लाइसेंस का नाम है ना, टर्मिनल तो लाइसेंस है ना, आपको लाइफ टाइम लाइसेंस परचेज करने की जरूरत होती है पर यूजर, और आरडीएस इसका मेन कंटेनर है। आरडीएस हमारा मेन सर्विस है और टर्मिनल उसके अंदर लाइसेंस हम रिपोर्ट परचेज डेस्कटॉप करने। सर्विस राइट सर? रिमोट डेस्कटॉप सर्विसेज, यस। ओके। ठीक है, एनी अदर क्वेश्चन? नो सर। ठीक है, ये हो गई बेसिक डिटेल्स। अब अगर हम इसमें थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, ठीक है, थोड़ा सा और पार्ट को आगे बढ़ाते हैं। सो हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है बेसिकली वो हम कहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, हम अपने आप को एज ए क्लाउड इंजीनियर यानी एज्योर की रिसोर्सेज और एज्योर की सर्विसेज को हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि एज्योर की सर्विसेज को हम मैनेज करें, राइट। एज्योर की सर्विसेज को मैनेज और कंट्रोल करने की जिम्मेदारी हमारी है। अब एज्योर पे अगर आप रिसोर्सेज या सर्विसेज को मैनेज कर रहे हो तो व्हाट आर द प्रीरिक्विजिट? कॉन्फ़िगर एंड क्रिएट एज्योर अकाउंट। सबसे पहले आपको एज्योर अकाउंट पे क्रिएट करना पड़ेगा, साइन अप करना पड़ेगा। एंड इन दिस केस व्हाट यू नीड टू डू, व्हाट आर द प्रीरिक्विजिट? इसमें आपको ईमेल की जरूरत पड़ेगी, आप अपना एक ईमेल आईडी इस्तेमाल करेंगे। दूसरा, इसमें आपका कॉन्टैक्ट नंबर की जरूरत पड़ेगी जब आप साइन अप करेंगे। नंबर तीसरा, आपको इसमें अपना डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड, दोनों में से एक का इस्तेमाल करना पड़ेगा। और चौथा नंबर, आपको एक सब्सक्रिप्शन परचेज करना पड़ेगा।
आप इसमें क्या खरीदेंगे? एक सब्सक्रिप्शन परचेज करेंगे। अगर ये सारी चीजें अपने पास है तो हम क्या करेंगे? अपना अकाउंट क्रिएट करेंगे। अकाउंट क्रिएट करने के लिए आपको सिंपल सा HTTPS, ठीक है, और यहाँ पे हम टाइप करेंगे portal.azure.com। ये हमारा पोर्टल का URL हो गया। इस URL के थ्रू हम अपने पोर्टल पे लॉगिन करेंगे और लॉगिन करने के बाद हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम अपना जो भी सर्विसेज चाहिए वो सर्विसेज हम इसके थ्रू मैनेज कर पाएंगे। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, सब्सक्रिप्शन क्या है और कितने तरीके के सब्सक्रिप्शन हो सकते हैं? 3 पार्ट में सब्सक्रिप्शन को डिवाइड किया गया है। आप फ्री ट्रायल पे जा सकते हैं जिसका कोई चार्जेस नहीं है। दूसरा पे एज यू गो पे जा सकते हैं, और तीसरे नंबर पे आप MSDN का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। ये 3 सब्सक्रिप्शन है, तीनों की क्वालिटी अलग है। फ्री ट्रायल में आपको $200 मिलते हैं और इसकी वैलिडिटी रहती है 30 दिन के लिए। इसकी वैलिडिटी 30 डेज के लिए है। 30 दिन तक आप इस अमाउंट को इस्तेमाल कर सकते हो। कोई भी सर्विस खरीदो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। पे एज यू गो, एज पर द नेम सजेस्ट, पे एज पर यूज। आप जितना यूज करोगे उतना आपको पेमेंट देना पड़ेगा। और लास्ट में MSDN जो है ये बेसिकली किसके लिए होता है? MCT के लिए या फिर ऑर्गेनाइजेशन के लिए। MCT मतलब माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड ट्रेनर, माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड ट्रेनर। और इसमें एज्यूर आपको हर महीने $100 पे करता है जब तक आपके सर्टिफिकेट की वैल्यू है। अगर आपकी सर्टिफिकेट की वैलिडिटी 1 साल के लिए है, तो 1 साल तक पूरा आपको ये $100 का अमाउंट मिलता रहेगा। आप उसमें अपने अकॉर्डिंग सर्विसेज को इस्तेमाल करते रहोगे। जो भी चाहिए आप वहीं से डायरेक्टली परचेज कर पाओगे 1 साल तक, अगले 1 साल तक। एज पर द वैलिडिटी, जो आपकी वैलिडिटी है आपके इस अकाउंट की। सर ये अभी $200 फ्री ट्रायल के लिए हमें जो मिल रहे हैं, हाँ, तो वो 30 डेज के लिए ही रहेंगे और उसके बाद में पे एज यू गो पे जाना है क्या? देखो इसके बाद अगर आप कोई सर्विसेज रन कर रहे हो, जैसे डिपेंडेंसी हो गई आपके सिस्टम पे कि नहीं हमें सर्विसेज जो है कंटिन्यू ही रखनी है, तो आप पे एज यू गो में जाना पड़ेगा। आपको पे एज यू गो एक महीने के बाद परचेज करना पड़ेगा और अपनी सर्विसेज को क्या करोगे? माइग्रेट कर लोगे। MSDN अकाउंट से आप अपने सर्विस को पे एज यू गो में ट्रांसफर कर लोगे। अभी हमारे जैसे अभी एक क्लास के पर्पज से अगर हमारा 30 दिन का कंप्लीट होता है तो वो हमें बाद में अकाउंट अलग ओपन करना पड़ेगा इसके लिए, फ्री ट्रायल के लिए। हाँ, फिर दूसरा फ्री ट्रायल बना लो, कोई दिक्कत नहीं। ओके, तो उसमें सर कांटेक्ट नंबर, डेबिट कार्ड, ये पूरा का पूरा चेंज ही करना पड़ेगा ना? हाँ, क्योंकि ये ना हमारे जो भी इंफॉर्मेशन रहती है ना, वो हम्म। 1 साल तक, अगले 1 साल तक ये स्टोर करके रख देता है। ओके, तो पहली वाली जो डिटेल्स है वो सेम मैच नहीं होनी चाहिए अब अगर हम दूसरा अकाउंट बना रहे हैं तो? नहीं, हाँ, कोई भी अगर इंफॉर्मेशन अगर मैच हुई ना तो वो तुरंत हम्म। आपको बोल देगा यू आर नॉट एलिजिबल टू यूटिलाइज फ्री ट्रायल बिकॉज यू हैव ऑलरेडी कंज्यूम। जो भी आपके अकाउंट में था, जो भी वैलिड था आपके लिए, वो कंज्यूम कर चुके हो, तो अब आपके पास कोई भी ऑप्शन नहीं है। अब आप 1 साल बाद ही इसको ट्राई कर सकते हैं या फिर आप अपनी इंफॉर्मेशन को चेंज करो। ओके, तो फिर वो पे एज यू गो और उसमें जाना पड़ेगा समझो। हाँ, वो ऑप्शन, फ्री ट्रायल का ऑप्शन ही नहीं मिलेगा आपको। ओके। ओके सर, गो हेड। ठीक है, एनी अदर क्वेश्चन प्लीज? नो सर। चलो अगले सर स्टेप पे ये हम डेबिट चलते हैं। डेबिट क्रेडिट कार्ड लेता है कि डेबिट कार्ड लेता है कि, क्योंकि हाँ जी, हाँ जी।
नहीं रहता है ना? अभी डेबिट कार्ड लेता है, बट ध्यान रखना वीजा रुपए नहीं वीजा होना एंड चाहिए। मास्टर। हाँ, डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड में रुपए के अलावा जो वीजा और मास्टर है ना, दोनों पार्ट ओके आप दोनों आप यूटिलाइज कर सकते हैं टू परचेज। ओके ओके। चलो आगे बढ़ते हैं, इसमें अगले पार्ट पे चलते हैं, और अगला जो अपने पास कॉन्सेप्ट है, इसमें कोई क्वेश्चन, फ्री ट्रायल, पे एज यू गो, और इसमें एनीवन? सर ये एमएसडीएन का थोड़ा बताइए ना, एमएसडी एमएसडीएन। एमएसडीएन एक तरीके का सब्सक्रिप्शन है जो कि कॉम्प्लीमेंट में माइक्रोसॉफ्ट आपको प्रोवाइड करता है। इसके लिए दो कंडीशन है, आपको ये तभी मिलेगा या तो आप एमसीटी हो, ठीक है, या तो आप एमसीटी हो, अगर आप माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड ट्रेनर हैं तब मिलेगा, या फिर आप कोई कंपनी रन कर रहे हो और आपको बोलना पड़ेगा, आपको बताना पड़ेगा माइक्रोसॉफ्ट को कि आई एम यूजिंग योर टूल्स, आई एम यूजिंग योर सॉफ्टवेयर फ्रॉम पास्ट 3 years, 4 years, 5 years, हम इतने दिन से आपकी सर्विसेज को इस्तेमाल कर रहे हैं, एंड आई वांटेड टू चेक कि माइक्रोसॉफ्ट एज्योर किस तरीके से काम करता है, ठीक है ना। ओके मींस आपको ओके। उनको थोड़ा सा बिजनेस का लालच दोगे, बिजनेस का लालच इन द सेंस कि आने वाले टाइम पे हम आपके एज्यूर सर्विसेज का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। सो इस ओके केस तो में क्या है, एज्यूर क्या करता है ना, अच्छा खासा अमाउंट देता है हमें। ये पर मंथ $100 नहीं 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 अपने नहीं अकाउंट के लिए देता है ये? नहीं, पर मंथ वो तो एमसीटी के लिए ना, जो माइक्रोसॉफ्ट हाँ सर्टिफाइड ट्रेनर होंगे उनके हाँ लिए हाँ होता है। हाँ, ओके ओके ओके। लेकिन एमसीटी। पर अकाउंट के लिए, पर अकाउंट जो मीन्स कंपनी के लिए रहता है ना, ये आपको कम से कम, ऑर्गेनाइजेशन की अगर हम एग्जांपल की बात करें ना, तो कम से कम ये स्टार्टिंग में ना $5,000 से लेकर के $25,000 तक आपको मिल जाता है, और ये एक दो दिन के लिए नहीं, फॉर ईयर, पूरे एक साल के लिए, ठीक है ना, पूरे एक साल के लिए $5,000 से लेकर के $25,000 तक का, $25,000 तक का आपको व्हाट वी कैन से दैट क्रेडिट अमाउंट मिल जाता है, जिसका इस्तेमाल करके आप एज्योर की सर्विसेज का को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। इज दैट ओके? ओके सर। यस ठीक है, चलो अभी हम आगे थोड़ा सा और बढ़ते हैं, सब्सक्रिप्शन कैसे खरीदा जाता है वो थोड़ा सा उस पर बात कर लेते हैं कि हाउ वी कैन परचेज द सब्सक्रिप्शन। और हमने डिटेल्स देख ही ली कि क्या क्या चीजें चाहिए, अगर हमें पोर्टल क्रिएट करना है तो, मीन्स नॉट नॉट पोर्टल, अगर हमें चीजें परचेज करनी है, एज्योर के सब्सक्रिप्शन परचेज करने हैं, तो ईमेल एड्रेस होना चाहिए, आपका कॉन्टैक्ट नंबर होना चाहिए, कॉन्टैक्ट डिटेल होनी चाहिए, प्लस आपके पास क्रेडिट या डेबिट कार्ड की इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। अगर ये चीजें हैं, ठीक है, अगर ये चीजें हैं, तो इट मीन्स दैट वी आर एबल टू परचेज, वी आर एबल टू प्रोसीड विथ फ्री ट्रायल सब्सक्रिप्शन। ऑल गुड? यस सर, ऑल गुड। ठीक है, मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ कि हाउ वी कैन बाय द लाइसेंस, हाउ वी कैन बाय द सब्सक्रिप्शन। इसके लिए बेसिकली हमें कोई भी ब्राउजर ओपन कर लेना है, ऑल्दो आई एम यूजिंग माय एमएसडीएन अकाउंट, उसी में दिखा देता हूँ कि कैसे आप नया सब्सक्रिप्शन खरीदोगे। आई एम गोइंग टू ओपन आवर एज्योर पोर्टल, portal.azure.com पे हम जाएंगे। लेट मी लॉग इन विद माई ऑन अकाउंट, यहाँ पे हम अपने पर्सनल अकाउंट से लॉग इन करा लेते हैं। दिस इज अवर एज्योर पोर्टल, ये कुछ इस तरीके से देखने में रहेगा आपका एज्योर पोर्टल। और लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड अबाउट द कॉन्सेप्ट। सब्सक्रिप्शन नया खरीदने के लिए आप डायरेक्टली इस पेज पे जाएंगे, और इस पेज पे जाने के बाद द पार्ट ऑफ सब्सक्रिप्शन यू विल फाइंड इन जनरल टैब।
go to the home, click on more services, select journal tab, and in the journal tab आपको यहाँ पे सब्सक्रिप्शन का ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है. Just need to click here. और इस सब्सक्रिप्शन वाले पैनल पे आप देखिए मल्टीपल सब्सक्रिप्शन ऑलरेडी हमारे पास अवेलेबल है. 3 सब्सक्रिप्शन हमारे पास है, जिसमें से 2 पे एज यू गो, 2 MSDN है और 1 पे एज यू गो है. MSDN और पे एज यू गो, MSDN फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसमें कोई चार्जेस नहीं, हमें हर महीने $200 मिल जाते हैं. और जो पे एज यू गो है उसमें जितना आप इस्तेमाल करोगे, राइट, जितना आप इस्तेमाल करोगे उसके अकॉर्डिंग आपको पेमेंट देना पड़ेगा. एज पर द नेम सजेस्ट द मीनिंग ऑफ पे एज यू गो. ठीक है. सो नाउ अब यहाँ पे हमारे लिए फ्री ट्रायल का ऑप्शन नहीं है, क्योंकि हम ऑलरेडी कंज्यूम कर चुके हैं और बेसिकली हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है विच इज रिलेटेड टू द MSDN. तो डेफिनेटली हमें फ्री ट्रायल का ऑप्शन नहीं मिलेगा. वी जस्ट नीड टू क्लिक हियर, ऐड पे क्लिक करेंगे सब्सक्रिप्शन वाले पैनल पे, और सब्सक्रिप्शन वाले पैनल पे ऐड पे क्लिक करने के बाद ये आपको लिस्ट दे देगा कि आप अपने अकाउंट से अकाउंट इन द सेंस कि आप इस पर्टिकुलर यूजर आईडी एंड पासवर्ड पे के थ्रू कौन कौन से सब्सक्रिप्शन आपके लिए एप्लीकेबल हैं अभी इस टाइम पे. कई सारे ग्रेड आउट मिलेंगे और कई सारे आपको यहाँ पे अवेलेबल मिलेंगे कि कौन कौन से सब्सक्रिप्शन आप यहाँ पे देख सकते हो, क्या ऑफर चल रहा है, वो सारी डिटेल्स आपको यहाँ पे मिल जाएगी. Now let me check how many offers are available for my account. ठीक है. फ्री ट्रायल अकाउंट आप देखिए यहाँ पे क्या दिखा रहा है, ग्रेड आउट दिखा रहा है, मींस यू आर अनेबल टू यूटिलाइज. ये सिर्फ इसलिए है क्योंकि हम इसमें ऑलरेडी इस पर्टिकुलर पोर्टल का इस्तेमाल करके हम इस्तेमाल फ्री ट्रायल का यूसेज कर चुके हैं. सो इट मींस दैट यहाँ पे हमें फ्री ट्रायल का ऑप्शन नहीं मिलेगा. बट अगर आप अपना नया अकाउंट क्रिएट करते हो, नया अपना ईमेल यूजर आईडी एंड पासवर्ड वगैरह इस्तेमाल करोगे तो डेफिनेटली आपको फ्री ट्रायल का ऑप्शन दिखाई पड़ जाएगा. दूसरा, पे एज यू गो आप कभी भी खरीद सकते हो, कोई भी आपके पास सब्सक्रिप्शन है, बट पे एज यू गो आप अकाउंट कभी भी परचेज कर सकते हो, क्योंकि ये एज पर द नेम सजेस्ट पे एज यू गो के केस में आपको पेमेंट देनी होगी. तो जब आप पेमेंट देंगे तो डेफिनेटली यू हैव टू यू आर एलिजिबल टू बाय एनी काइंड ऑफ एन नंबर ऑफ पे एज यू गो अकाउंट. आप कितने भी पे एज यू गो अकाउंट को परचेज कर सकते हैं. ठीक है. एज्योर पासेस हमारे लिए अवेलेबल नहीं है. यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन हैं जो आपको मींस प्रोवाइड कर रहे हैं कि अगर कोई भी ऑप्शन यहाँ पे हाईलाइटेड है, इट मींस दैट आप उसको अवेल कर सकते हैं, आप उसको यूटिलाइज कर सकते हैं. ऑल गुड. ओके सर. Yes. ठीक है. तो सब्सक्रिप्शन इसलिए जरूरी है क्योंकि हम प्रैक्टिकल परफॉर्म करते हैं. जो भी चीजें हैं प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करेंगे तो डेफिनेटली अगर आप कोई भी सर्विस खरीदना चाहते हैं या कोई भी सर्विस इंप्लीमेंट करना चाहते हैं तो उस सिचुएशन के लिए आपके पास एट लीस्ट एक सब्सक्रिप्शन का होना जरूरी है. विदाउट सब्सक्रिप्शन वी कैन नॉट परचेज एनी सर्विसेज फ्रॉम पोर्टल. पोर्टल पे हमें कोई भी सर्विसेज नहीं मिल पाएगी अगर हमारे पास सब्सक्रिप्शन नहीं है. तो आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे और भी पार्ट देखते हैं कि क्या क्या ऑप्शन हमें मिल सकता है, राइट. So we also need to know about the another part which is available on our Azure portal. उसके पहले एक थोड़ा सा और गाइड कर देते हैं कि इसमें क्या क्या मॉड्यूल कवर करने वाले हैं. Azure 104 ये आपका कंटेंट की बात कर लेते हैं. ऑल्दो हमने कंटेंट पे से रिलेटेड I can also share the content that we are going to cover. यहाँ पे देखिए क्या क्या पार्ट है जो हम यहाँ पे मैनेज करने वाले हैं. स्टार्टेड फ्रॉम द वेरी बेसिक, आप वर्चुअल नेटवर्क के बारे में हम लोग बात करेंगे. स्टोरेज, कंप्यूट, आइडेंटिटी, सिक्योरिटी, गवर्नेंस, ये सभी पार्ट हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे.
प्लस प्रीरिक्विजिट क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम, नेटवर्किंग, सर्वर और वर्चुअलाइजेशन आपको मालूम होना चाहिए। एडिशनल क्या क्या चीजें हम डिस्कस करेंगे, एडिशनल में आप पावर सेल की बात करेंगे, एज्योर CLI की बात करेंगे, एज्योर पोर्टल के GUI पे बात करेंगे, एज्योर रिसोर्स मैनेजर टेम्पलेट पे, और माइक्रोसॉफ्ट इंट्रा आईडी जो हाइब्रिड इन्वायरमेंट के लिए एप्लीकेबल है। तो दिस इज ऑल द पार्ट। अब यहाँ पे देखिए ये मॉड्यूल वाइज कैटेगराइज कर लेते हैं। 5 डिफरेंट पार्ट में मॉड्यूल कैटेगराइज किया गया है, जिसमें मैनेज एज्योर आइडेंटिटी एंड गवर्नेंस, दूसरा implement and manage storage, तीसरा deploy and manage Azure compute resources, चौथा implement and manage virtual networking, पांचवा monitor and maintain Azure resources। टोटल मिला के 5 मॉड्यूल हैं। इन सभी मॉड्यूल पे हम लोग डिस्कस करेंगे, इन सभी मॉड्यूल के हम प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करने का काम करेंगे। ठीक है, तो ये अपने पास पार्ट है एंड लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड अबाउट कि हमें किस तरीके से इसको स्टार्ट करना है। नेक्स्ट अगले पार्ट में बात करें, सो अब डायरेक्टली हम अपने कंटेंट पे आ जाते हैं। कंटेंट क्या क्या कवर करने वाले हैं उस पर बात कर लेते हैं। 5 मॉड्यूल हैं, आप डिसाइड कर सकते हो। यू कैन स्टार्ट विद एज्योर एक्टिव डायरेक्टरी जो पहला मॉड्यूल है, दूसरा स्टोरेज का पार्ट है, तीसरा कंप्यूट का है, चौथा नेटवर्किंग का है और पांचवा मेंटेनेंस एंड मॉनिटरिंग का पार्ट है। एडी का पार्ट थोड़ा सा टफ है, एडी का पार्ट थोड़ा सा टफ है। इफ यू फील कि एडी में क्लियर नहीं हो पाएगा तो हम डायरेक्टली स्टोरेज वाले पार्ट पे जा सकते हैं। सो इट्स डिपेंड अपॉन यू, आप एक बार डिसाइड कर लो कि आप कहाँ से स्टार्ट करना चाहते हो। आई एम ओके फ्रॉम बोथ, लाइक एज हम क्लाउड से भी जा सकते हैं यार, वी कैन आल्सो सॉरी एज्योर नेटवर्क एज्योर एडी से भी जा सकते हैं और स्टोरेज से भी। समझने में इजी क्या रहेगा प्रोसेस, स्टार्टिंग में अजूर एडी से या स्टोरेज से? अगर आपको लोकल एडी आता है तो फिर आप एज्योर एडी आसान रहेगा समझने में। अगर एज्योर एडी का आइडिया उतना नहीं है तो हम स्टोरेज के पार्ट में जा सकते हैं। तो सर मेरी तरफ से तो अजूर एडी से जा सकते हैं, बाकी तो पूछ के देखेंगे कहाँ से चालू करेंगे। व्हाट अबाउट हाँ, अदर गाइस? सर मुझे तो इसका नॉलेज नहीं है सर, एडी का। एडी का आइडिया नहीं है, ठीक है। धीरेन ये सर आप बताइए, स्टोरेज से स्टार्ट कर दें? आई थिंक सर एडी सबसे प्रीमियम, मतलब आप जैसा आप डिस्कस हुआ था हम लोगों ने बता रहे थे, तो हाँ। इंट्रा आईडी इज गुड सर, क्योंकि एवरीवेयर रिक्वायर्ड इंट्रा आईडी एंड एडी, इट इज बेसिक थिंग सर। नहीं हम ये नहीं कह रहे हैं कि उसको मिस करेंगे। आई एम सेइंग कि क्लाउड पे अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए हम कोई एक आसान सा टॉपिक स्टार्ट कर देते हैं, 2-3 क्लासेस होंगी उस पर्टिकुलर टॉपिक पे, तो क्लाउड का आइडिया लग जाएगा हमें कि क्लाउड कैसे स्टोरेज कर काम लेते करता हैं, है, स्टोरेज बात तो वही है ना? हुई जाए, आप इंट्रा आईडी करिए, स्टोरेज करिए, बात तो एक ही हुई सर। है ना? पार्ट सभी कवर होंगे, तब थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा, क्लाउड की अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, और फिर उसके बाद अगर हम डायरेक्टली एडी के पार्ट पे जाएंगे तो आई थिंक ज्यादा आसान रहेगा चीजों को समझने में। हाँ सर, आप लोग तो, आप तो काफी एक्सपीरियंस है आपका, तो आप बताएंगे कि क्या बेटर रहेगा, क्योंकि हम लोग भी, मेरे को भी ज़्यादा आईडी का आइडिया नहीं है, मैं लिनक्स सपोर्ट पे ज़्यादातर काम करता हूँ,
L1 लेवल पे, तो ज़्यादा मेरे को भी ज़्यादा आइडिया नहीं है इसका सर, एडी का। ठीक है, तो हम यहाँ पे स्टोरेज से स्टार्ट कर रहे हैं और एडी के पहले एक क्लास हम आपको ऑन प्रोमाइसेस एडी की देंगे, विंडोज Sure. सर्वर के एडी की देंगे, ताकि आपको थोड़ा सा और समझ में आ जाए कि चीजें कैसे होती है। ठीक है, अभी हम यहाँ पे पहला पार्ट कवर करने वाले हैं, पहला मॉड्यूल आप इसको कंसीडर करेंगे, जो कि है रिलेटेड टू द स्टोरेज। और स्टोरेज एक कॉमन सी चीज है जो लगभग आईटी और नॉन आईटी हर एक बंदों को थोड़ा बहुत आइडिया रहता ही है, राइट। आईटी और नॉन आईटी दोनों के बंदों को हमें थोड़ा बहुत आइडिया रहता है कि वो किस तरीके से काम करेगा। नाउ लेट मी हेल्प यू टू अंडरस्टैंड, बहुत ही बेस से चलेंगे। पहला मॉड्यूल हम इसको कंसीडर कर रहे हैं अपने Azure AG 104 में, which is related to Azure Storage Services। अगर हम यहाँ पे बात करें Azure Storage पे, तो स्टोरेज को समझना जरूरी है, फिर हम Azure Storage वाले पार्ट पे आएंगे। Firstly, we need to understand about the storage. Then we'll talk about the Azure storage. क्या-क्या पॉइंट हम यहाँ पे बात करने वाले हैं? Let's try to understand about it. In the storage part, we'll start from what is this storage? ये हमें मालूम होना चाहिए। दूसरा, about SAN and NAS. आपको SAN storage और NAS storage का आइडिया होना चाहिए। फिर हम बात करेंगे अपने पास Azure storage account के बारे में। और अंडर द एज्योर स्टोरेज अकाउंट बहुत सारी सर्विसेज देखने को मिलेंगी, जिसमें से यू कैन से दैट मल्टीपल ऑप्शंस विल डिस्कस। ब्लॉब आएगा, फाइल शेयर आएगा, टेबल पे आएगा एंड क्यूज आएगा, और साथ ही साथ हम फाइल स्ट्रिंग के बारे में भी बात करेंगे। ये सभी पार्ट हम डिस्कस करने वाले हैं अपने इस स्टोरेज वाले मैनेजमेंट के अंदर। और ब्लॉब को ही हम कंटेनर बोलते हैं, तो कंटेनर्स एंड ब्लॉब। सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड अबाउट, पहले बेसिक समझने की कोशिश करते हैं। स्टोरेज क्या है, फिर सैन और नैस के बीच में डिफरेंस क्या है, उनके बारे में बात करेंगे। फिर हम अपने एज्योर पोर्टल पे जाकर के स्टोरेज अकाउंट वगैरह क्रिएट करके उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे। पहला जो पार्ट है विच इज रिलेटेड टू व्हाट इज स्टोरेज, तो सिंपल वर्ड में बोल सकते हैं, स्टोरेज इज मोस्ट कॉमन सर्विस, स्टोरेज इज द मोस्ट कॉमन पार्ट फॉर एनी ऑर्गेनाइजेशन, बिकॉज हर एक ऑर्गेनाइजेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है कि वो अपने फाइल्स को, फोल्डर को या स्नैपशॉट वगैरह को किसी न किसी पर्टिकुलर स्टोरेज के अंदर रख सके। सो स्टोरेज इज अ काइंड ऑफ स्पेस, स्टोरेज एक तरीके का स्पेस है जिस स्पेस में हम कोई भी अपना पर्सनल डेटा रख सकते हैं। ठीक है, आपके अकॉर्डिंग स्टोरेज क्या है? व्हाट यू थिंक अबाउट द स्टोरेज सर्विसेज? सर अपने डेटा को जहाँ पर कलेक्शन, अपने लॉट ऑफ डेटा कलेक्शंस, दैट्स कॉल्ड स्टोरेज। जहाँ पर अपने डेटा को कलेक्ट करके रखते हैं उसको स्टोरेज बोल सकते हैं। ठीक है, किसी भी तरीके का डेटा स्टोर हम रख सकते हैं, किसी भी तरीके का डेटा हम यहाँ पे रख सकते हैं, करेक्ट। मतलब वो फाइल हो गया, फोल्डर हो गया, या कोई भी डेटा हम यहाँ पे रख ब्लॉक सकते या हैं। ऑब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है सर, डेटा मतलब हाँ, स्टोरेज, तो वो दोनों कर रख सकते हैं सर। करेक्ट। नाउ अबाउट सैन एंड नैस, यहाँ पे थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। व्हाट इज यूज ऑफ सैन एंड नैस?
What is work of SAN and NAS? सर ये स्टोरेज अटैच नेटवर्क आपका होता है, लाइक लोकल में काम करता है, नैस आपका नेटवर्क में होता है एक अपना स्टोरेज। ये आपका सैन आपका जो होता है ये ब्लॉक लेवल स्टोरेज होता है, नैस आपका ऑब्जेक्ट लेवल पे होता है। Great. So what do you think about the block level and object level storage? ब्लॉक लेवल जिसमें जैसे कि अपना कोई स्टोरेज, जैसे हम एसकेजी जैसे डेटा सेंटर्स वगैरह में हम लोग हार्ड ड्राइव शेयर नहीं करते हैं, जैसे एसकेजी टाइप अपने शेयर करते हैं सर, डेटा सेट मतलब एक जस्ट लाइक अपना ड्राइव शेयर करते हैं सर, लाइक पूरा जिसको अपना ऑपरेटिंग सिस्टम वगैरह इंस्टॉल कर सके बंदा। और नेस्ट में क्या है, इसका ऑब्जेक्ट में क्या है, जस्ट लाइक रिसोर्स लाइक अपना सांबा एनएफएस वगैरह हम शेयर करते हैं, फाइल शेयर होता है जस्ट लाइक। तो ये आपका ऑब्जेक्ट लेवल में आता है सर। राइट। सैन एंड NAS का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करते हैं, दोनों के बीच में जो एक्चुअल गैप है बिटवीन द सैन स्टोरेज एंड NAS स्टोरेज। दोनों का जो पार्ट है बेसिकली टोटली डिफरेंट टू ईच अदर। एक छोटा सा एग्जांपल, आपका एक इंफ्रास्ट्रक्चर है, फॉर एग्जांपल दिस इज आवर ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पे सैन और NAS के बीच में गैप समझने की कोशिश करते हैं। वन इज सैन एंड अनदर इज NAS। सैन इज अ स्टोरेज एरिया नेटवर्क एज वी नो दैट, और NAS की बात करें तो उसको हम नेटवर्क अटैच स्टोरेज के नाम से जानते हैं। अगर आप अपने ऑफिस प्रोमाइसेस में, यहाँ पे आपका ऑफिस प्रोमाइसेस है, आपने एक स्टोरेज डिवाइस लगाया, दिस इज आवर स्टोरेज पार्ट। और इस स्टोरेज की जो कैपेसिटी है 25 TB के आसपास है। मल्टीपल क्लाइंट्स आर अवेलेबल, यहाँ पे अलग अलग क्लाइंट मशीन्स अवेलेबल हैं या सर्वर अवेलेबल है। अब आप इस 25 TB से स्पेस को जब आप डिस्ट्रीब्यूट करोगे ना, ये आपका स्टोरेज जुड़ा है, अगर आप यहाँ से स्पेस को डिस्ट्रीब्यूट करोगे अपने सिस्टम्स के लिए, इन सभी मशीनों के लिए, तो इस केस में क्या होगा कि आप जो स्पेस शेयर करोगे वो हार्ड डिस्क के फॉर्मेट में जाएगा। वो स्पेस कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा? हार्ड डिस्क के फॉर्मेट में डिस्ट्रीब्यूट होगा। मतलब जिस भी यूजर को आपने स्पेस डिस्ट्रीब्यूट किया है, जिस भी यूजर को आपने डिस्ट्रीब्यूट किया है स्पेस, वो यूजर उस पर्टिकुलर स्पेस के अंदर पार्टीशन क्रिएट कर सकता है, खुद का पार्टीशन तैयार कर सकता है। जितने भी नंबर ऑफ पार्टीशन उसको क्रिएट करना है वो आराम से उसको मैनेज कर सकता है। लेकिन यहीं पे अगर हम बात करें दूसरे वाले पार्ट पे, यानी NAS की बात करें, तो NAS को बोला जाता है ऑब्जेक्ट बेस्ड स्टोरेज। इसको हम क्या बोलते हैं? ये हमारा कंसीडर किया जाता है ब्लॉक बेस्ड स्टोरेज। और दूसरा जो पार्ट है ना, उसको हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट बेस्ड स्टोरेज। क्योंकि ऑब्जेक्ट बेस्ड स्टोरेज के अंदर आप अपने स्पेस को फोल्डर के फॉर्मेट में भेज पाते हो। यहाँ पे आपने 25 TB का एक स्टोरेज लगाया, द कैपेसिटी ऑफ आवर स्टोरेज अप टू 25 TB, मल्टीपल मशीन्स आर अवेलेबल, मल्टीपल सर्वर्स आर अवेलेबल। आप जो स्पेस इनको भेजोगे ना, वो एज ए मैप नेटवर्क ड्राइव होगा। अब मैप नेटवर्क ड्राइव क्या होता है? एनीवन? मैप नेटवर्क ड्राइव क्या होता है या शेयर फोल्डर क्या होता है? मैप लाइक अपना एक आईपी एड्रेस से हम उसको शेयर कर देते हैं, रिसोर्स को शेयर कर देते हैं सर, जैसे अपने लोकल विंडोज में हम अपना ड्राइव वगैरह शेयर करते हैं, जस्ट हाँ, लाइक दैट। एक आईपी एड्रेस अपने आईपी एड्रेस के साथ में रिसोर्स को शेयर करते हैं सर। करेक्ट। व्हाट अबाउट अदर गाइस? I don't know about this one, sir. सर मैप ड्राइव इट्स लाइक जैसे हम सर्वर से एक आधा ड्राइव शेयर करते हैं, ड्राइव या फोल्डर्स, तो वो जो सर्वर की या सिस्टम की जो आईपी रहती है वो आगे सेकंड दूसरे जो भी क्लाइंट रहते हैं उसमें हम रन में वगैरह वो डबल स्लैश करके एक्सेस करके वहाँ से हम उसको एक्सेस कर सकते हैं नेटवर्क ड्राइव के लिए, नेटवर्क ड्राइव को। हाँ, सिंपल फोल्डर को शेयर करना है ना हमें। हाँ हाँ, एक फोल्डर शेयर रहेगा, वो हाँ, शेयर जो जहाँ जो सिस्टम से शेयर रहेगा वो दूसरे सिस्टम पे जाके ये जहाँ से शेयर है उसका आईपी डाल के या होस्ट नेम डाल के
हम उसको एक्सेस कर सकते हैं अदर सिस्टम में। बिल्कुल। सो फोल्डर को शेयर करना और दूसरी मशीन में जाकर के उस फोल्डर को एक्सेस करना ही आपका एक तरीके से कंसीडर किया जाता है एज ए ऑब्जेक्ट बेस्ड स्टोरेज। क्योंकि जब आप फोल्डर शेयर करते हो तो उस फोल्डर को आप एज ए हार्ड डिस्क इस्तेमाल नहीं कर पाओगे, उसको सिर्फ एज ए फोल्डर इस्तेमाल करोगे। दूसरा जो इम्पोर्टेंट पार्ट ये है, दूसरा इम्पोर्टेंट पार्ट ये है कि जब आप शेयर स्टोरेज का इस्तेमाल करते हो, सॉरी नैस का इस्तेमाल करते हो, तो आप वर्ल्ड वाइड अपने स्पेस को डिस्ट्रीब्यूट कर पाओगे। अपने अलग अलग कंट्रीज में अपने ऑफिसेस इस्टेब्लिश कर रखे हैं, अलग अलग कंट्री अलग अलग लोकेशन में आपने अपनी ब्रांचेस ओपन कर रखी है। तो उस केस में क्या होगा, फॉर एग्जाम्पल आपने इंडिया लोकेशन के दिल्ली लोकेशन में अपना सैन स्टोरेज बनाया और दुबई में आपका एक दूसरा ऑफिस चलता है और इंडिया के पुणे लोकेशन में आपका दूसरा ऑफिस है। आप चाहते हो कि ये स्पेस दोनों लोकेशन में डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, तो वो नैस के केस में होगा, क्योंकि नैस जो है ऑब्जेक्ट बेस्ड प्रोवाइड करता है स्पेस को। और सर अगर हम बात करें सैन की, तो ये आपका ब्लॉक बेस्ड। हाँ जी प्लीज। सर ये सैन अपना तो नेट उसमें रहता है, लोकल में शेयर होता है ना सर ये लोकल का पार्ट है, हाँ दिस इज एप्लीकेबल फॉर लोकल ऑफिस ऑन प्रीमाइसेस। ऑन प्रीमाइसेस। सर इसमें कैसे इसको क्या इसमें वीपीएन कनेक्ट कर, मतलब इसको कैसे हम ये कैसे दुबई और पुणे में कैसे कनेक्शन स्टेबलाइज करेगा, लाइक कैसे पब्लिक आपको आईपी है कैसे इसका? नहीं नहीं, डीएनएस आईपी कभी नहीं इन्वॉल्व नहीं करेंगे, आईपी नहीं मालूम होना चाहिए। जो पब्लिक डीएनएस है ना, डीएनएस को हम इन्वॉल्व करेंगे, डीएनएस के थ्रू हम इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, एक वेबसाइट वगैरह तैयार करके उसके थ्रू हम शेयर कर सकते हैं। जैसे अपना S3 वगैरह हम अपना S3 पैकेट वगैरह शेयर करते हैं जस्ट हाँ लाइक। हाँ, जस्ट लाइक S3 बकेट में एक यूआरएल बन गया, यूआरएल को शेयर कर दिए और कोई भी बंदा कहीं से भी किसी भी लोकेशन से उसको एक्सेस कर सकता है तो सर डेटा को। सिक्योरिटी में क्या रहता है इसका, सिक्योर रहता है ये सर? यूआरएल तो कोई भी है, ब्रूट फोर्स वगैरह फिर कर दिया अपना नहीं नहीं इंट्रूजन। नहीं 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 नहीं, आप जब भी स्टोरेज बनाओगे ना, सैन वगैरह बनाओगे, तो उस पे आप बहुत सारी सिक्योरिटी, डीडॉस लगाओगे, आप उस पे एसएसएल लगाओगे, अपने डीएनएस को प्रोटेक्ट करोगे। ठीक है, बहुत सारी सिक्योरिटी आप लगाओगे। डीडॉस जो है वो आपका ब्रूट फोर्स अटैक के लिए से हेल्प करेगा। इनक्रिप्शन जो है, कोई भी बंदा उसको हैक करने की कोशिश करेगा तो वो बेसिकली डिकोड नहीं कर पाएगा। तो नहीं एसएसएल का सिक्योरिटी, तो एसएसएल का समझ में आया सर, वो ये कैसे इसको लाइक जैसे डीएनएस पे सिक्योरिटी रहेगी है सर, जैसे हमने डीएनएस पे यूआरएल के डीएनएस पे सिक्योरिटी रहेगी ताकि आपका बैकएंड सेफ रहे। ओके सर। ठीक है, डीडॉस जो है वो आपका रोबोटिक अटैक जैसे कोई फेक अटैक करता है, फेक हिट्स आपको आपके सिस्टम पे प्रोवाइड करता है, तो उस केस में उनसे वो सिक्योरिटी प्रोवाइड करने का काम करेगा। क्लियर? यस सर। यस। चलो थोड़ा सा इसमें हम और आगे पार्ट बढ़ाते हैं। ये हमारे पास हो गया कॉन्सेप्ट किसका, अपने सैन और नैस के बीच में डिफरेंस का, कि इन दोनों के बीच में बेसिकली गैप क्या है। सैन स्टोरेज में क्या है, इस टाइप ऑफ ब्लॉक बेस्ड स्टोरेज, ये हमारा ब्लॉक बेस्ड स्टोरेज है। और ब्लॉक बेस्ड स्टोरेज के अंदर जब आप स्पेस को डिस्ट्रीब्यूट करोगे एक कंप्यूटर से, सैन स्टोरेज से जब आप कंप्यूटर को स्पेस प्रोवाइड करोगे सैन के केस में ना, तो सैन के केस में जिस भी बंदे को, जिस भी मशीन को आप स्पेस प्रोवाइड करोगे, उस वो बंदा ऑथराइज रहेगा कि उस पर्टिकुलर स्पेस को एज ए हार्ड डिस्क इस्तेमाल कर पाए। और दूसरा अगर हम बात करें ऑब्जेक्ट बेस्ड स्टोरेज में, तो वो बंदा उसको एज ए एज ए काइंड ऑफ फाइल या फोल्डर एक्सेस कर पाएगा। ठीक है, थोड़ा बहुत आइडिया लगा इन दोनों के बीच में गैप क्या है। सर ये फाइल एंड फोल्डर ये नेस के केस में, राइट? ये नैस के केस में फाइल एंड फोल्डर जब आप ट्रांसफर करोगे तो नैस आएगा, और जब आप हार्ड डिस्क शेयर करोगे, हार्ड डिस्क की तरीके से वो यूज करेगा, तो वो आपका सैन का पार्ट रहेगा। जैसे वन ड्राइव पे हम लोग शेयर करते हैं, जैसे ऑफिस में ही हम लोग वन हाँ, ड्राइव पे शेयर करते हैं कंटेंट, किसी को फाइल फोल्डर। बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। वन ड्राइव हो गया, आई क्लाउड हो गया,
गूगल ड्राइव हो गया, ये सभी जो है वो NAS का पार्ट है, वो नेटवर्क अटैच स्टोरेज, क्योंकि कभी भी वन ड्राइव का स्पेस आप हार्ड डिस्क की तरीके से इस्तेमाल नहीं कर पाओगे। इट विल नॉट गिव यू एक्सेस ऑफ आवर स्पेस फॉर गूगल ड्राइव या वन ड्राइव, उसको हम एज ए स्पेस नहीं इस्तेमाल कर पाएंगे लोकल स्टोरेज की तरह, ठीक है, हार्ड डिस्क की तरीके से। क्लियर? यस सर। यस। ये अपने पास बात हो गई किसकी, सैन और NAS की, और इसमें हमने बात की स्टोरेज का, थोड़ा सा पार्ट सैन और NAS का भी डिस्कस किया। अगले पार्ट की बात करें तो एज्योर स्टोरेज अकाउंट, एज्योर पोर्टल पे हम किस तरीके से स्टोरेज अकाउंट को क्रिएट करते हैं, और उस सिंगल स्टोरेज अकाउंट के अंदर आपको कौन कौन सी सर्विसेज, कौन कौन से ऑप्शन मिलेंगे, उनको भी थोड़ा सा देख सकते हैं। चलो यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं अभी थोड़ा सा पार्ट स्टोरेज का। सो स्टोरेज के केस में क्या होगा, डायरेक्टली प्रैक्टिकल चलते हैं, पोर्टल पे चलते हैं। पोर्टल के ऊपर वी जस्ट नीड टू क्रिएट वन स्टोरेज अकाउंट, दिस इज आवर एज्योर पोर्टल, और एज्योर पोर्टल के ऊपर हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि पहले स्टोरेज से स्टार्ट करें। ऑल सर्विसेज में जाकर के सबसे लास्ट में स्टोरेज का आइकन दिखाई पड़ रहा है, इस पे क्लिक करेंगे एंड लेट मी क्रिएट ए स्टोरेज अकाउंट। सेलेक्ट करने के बाद मल्टीपल ऑप्शंस दिखाई पड़ रहे हैं हमें, हाइब्रिड एज स्टोरेज, ऑब्जेक्ट फाइल एंड ब्लॉक स्टोरेज, स्टोरेज का माइग्रेशन, एडिशनल स्टोरेज सर्विसेज में फाइल सिंक वगैरह, स्टोरेज सिंक्रोनाइजेशन सर्विसेज वगैरह आ जाएगी। ऑब्जेक्ट फाइल एंड ब्लॉक में जाएंगे और यहाँ पे आपने क्रिएट करना है वन अकाउंट। देखिए राइट साइड पे एक ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है स्टोरेज अकाउंट का, स्टोरेज अकाउंट पे क्लिक किया। स्टोरेज अकाउंट पे क्लिक करने के बाद, वैसे हमने दो अकाउंट ऑलरेडी क्रिएट कर रखे हैं, एक दो अकाउंट और, एक अकाउंट और क्रिएट करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि उसके अंदर क्या ऑप्शन हमें मिलेगा देखने को। क्रिएट पे क्लिक करिए आप स्टोरेज वाले पार्ट पे, और क्रिएट करने के बाद यहाँ पे लिस्ट आ जाएगी, जिसमें पहला आपका सब्सक्रिप्शन डिसाइड करना है कि कौन सा सब्सक्रिप्शन आप चाहते हो, कौन से सब्सक्रिप्शन का इस्तेमाल करके अपना स्टोरेज अकाउंट क्रिएट करना है। दूसरा ऑप्शन है, ये रिसोर्स ग्रुप होता है। रिसोर्स ग्रुप एक तरीके का कंटेनर होता है। रिसोर्स ग्रुप एक तरीके का कंटेनर होता है, जिस कंटेनर की हेल्प से आप अपने किसी भी रिसोर्सेज को एज्योर पोर्टल पे जो सर्विसेज आप परचेज करोगे ना, इसी कंटेनर के अंदर स्टोर कर पाओगे। कंटेनर मतलब एक फोल्डर समझ सकते हो कि एक तरीके का ये फोल्डर है। ठीक है, तीसरे नंबर पे यहाँ पे डिटेल मेंशन करते हैं, क्या क्या डिटेल्स होनी चाहिए। डिटेल्स इन द सेंस की मीन्स स्टोरेज का नाम वगैरह आप यहाँ पे मेंशन करिए, लाइक आई एम गोइंग टू प्रोसीड विद नेम ऑफ क्लास टेस्ट 1988। थोड़ा सा यूनिक आपको स्टोरेज अकाउंट रखना पड़ेगा। क्लास टेस्ट 1988 के नाम से हमने एक स्टोरेज बनाया, और थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं इसमें। दिस इज द लोकेशन, रीजन एंड लोकेशन, मल्टीपल लोकेशन में हम अपने स्टोरेज को क्रिएट कर सकते हैं। सेंट्रल यूएस, इंडिया, दुबई, ऑस्ट्रेलिया, जापान, कनाडा, मल्टीपल लोकेशन के अंदर हम अपने स्टोरेज का इस्तेमाल कर सकते हैं। यूनिक नेम का सर रहता है क्या इसमें, मतलब स्टोरेज अकाउंट नेम में नेमिंग कन्वेंशन कुछ रहता है क्या, यूनिक नेम? हाँ, यूनिक नेम होना चाहिए। यूनिक नेम होने की, यूनिक नेम की ही वजह से हम अपना अकाउंट क्रिएट कर पाते हैं, क्योंकि लाइक क्योंकि यूनिवर्सिटी, ये ये वर्ल्ड वाइड है। वर्ल्ड वाइड, ओके। वर्ल्ड वाइड में होने की वजह से इसका नाम जो है यूनिक आपको रखना पड़ेगा।
ठीक है, तो आप यहाँ पे नाम दे दीजिए, कोई सा भी नाम दे सकते हैं। एंड नेक्स्ट अगला अगर हम पार्ट की बात करें तो यहाँ पे लोकेशन हो गया। परफॉर्मेंस में दो ऑप्शन दिखाई पड़ रहे हैं, पहला है स्टैंडर्ड, दूसरा है प्रीमियम। नाम से लग रहा है स्टैंडर्ड और प्रीमियम की अगर हम बात करें तो प्रीमियम के केस में स्पीड थोड़ा सा फास्ट रहेगी। प्रीमियम के केस में स्पीड थोड़ा सा फास्ट रहेगी क्योंकि इसमें जो एसएसडी का पार्ट इन्वॉल्व होता है, और यू नो वेरी वेल अबाउट कि एसएसडी और एचडीडी के अंदर जो स्पीडिंग होती है ना, वो बहुत अलग होती है दोनों के अंदर। एचडीडी हार्ड डिस्क और एसएसडी हार्ड डिस्क दोनों के अंदर बहुत सारा डिफरेंस रहता है। एचडीडी थोड़ा सा स्लो होती है, एसएसडी हमारी फास्ट होती है। इज दैट करेक्ट? यस सर। बट यू नो दैट कि अगर एसएसडी की बात करें तो एसएसडी थोड़ा सा कॉस्टली भी है। एचडीडी की कॉस्ट और एसएसडी की कॉस्ट दोनों में बहुत ज्यादा गैप है। सो अगर आप यहाँ पे प्रीमियम पे जाते हैं तो इट मींस दैट इसकी जो कॉस्टिंग होगी वो आपके नॉर्मल एचडीडी से थोड़ा सा हटके होगी, थोड़ा सा ज्यादा होगी। और तीसरा ऑप्शन यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है रेडंडेंसी का। तो रेडंडेंसी क्या होता है? फेल ओवर होता है। रेडंडेंसी को हम क्या बोलते हैं? फेल ओवर बोलते हैं। अब फेल ओवर का कॉन्सेप्ट क्या है? व्हाट इज फेल ओवर? फेल ओवर जस्ट लाइक अगर आपका ये रिसोर्स बंद हो गया तो दूसरा इसके उसमें एचए में कुछ चल रहा हो, वो आपका एक्टिव हो जाता है सर, या उसको सेटअप करके रखते हैं, वो आपका वर्किंग रहता है। मतलब आपको जीरो जीरो डाउन टाइम आपकी हो रहती है सर। हाँ, तो बोल सकते हैं कि रेप्लिकेशन तरीके का काम होता है इसमें, हाँ हाँ सर। कि आप एक पर्टिकुलर डेटा को अपलोड किया, उसकी कई सारी कॉपी बन जाएगी, 2 कॉपी बन जाएगी, 3 कॉपी बन जाएगी। वो अपने अकॉर्डिंग आप डिसाइड कर सकते हो कि किस पे जैसे हम क्या। लोग रेड सर्विस यूज करते हैं, लाइक जस्ट लाइक, है ना सर? हम्म। रिडंडेंसी मतलब कम करने के लिए रेड सर्विस। हाँ, जस्ट लाइक द बेस्ट एग्जांपल रेट सिस्टम। यस, आप बोल सकते हो कि रेट्स की तरीके से ये काम करेगा। नेक्स्ट, रिडंडेंसी के अंदर कई सारे ऑप्शन आपको मिलेंगे। अब देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 ऑप्शन दिखाई पड़ रहे हैं, राइट? यहाँ पे हमें 4 अलग अलग ऑप्शंस देखने को मिल रहे हैं। पहला है एलआरएस जिसको बोलते हैं लोकल रेडंडेंट। दूसरा है जीआरएस जिसको जियो रेडंडेंट स्टोरेज बोलते हैं। तीसरा ऑप्शन है ZRS जो आपका जोन रेडंडेंट है। और तीसरा है GZ, दोनों GZRS। 3 अलग अलग ऑप्शन अपने पास, 4 अलग अलग ऑप्शन हैं जिनका हम इस्तेमाल करके अपना स्टोरेज अकाउंट क्रिएट कर पाएंगे। इस पार्ट को समझने के लिए ये मैंडेटरी है हमारे लिए कि हमें इन सभी सर्विसेज का आना जरूरी है। मीन्स आपको इनके बीच में जो गैप है ना, वो गैप आपको मालूम होना चाहिए कि किस तरीके से ये टास्क परफॉर्म करेगा। एवरीवन प्लीज कंफर्म अगर आपको चीजें क्लियर हो रही हैं, क्योंकि ये बेस है। धीरे धीरे अभी 1-2 क्लासेस में लगेगा, आपको थोड़ी सी मेहनत करने की जरूरत पड़ेगी। एंड आफ्टर दैट यू आर एबल टू अंडरस्टैंड अबाउट द कॉन्सेप्ट। थोड़ा सा सर ये थोड़ा समझ में नहीं आया, एक बार रिपीट करेंगे प्लीज? नहीं, इसका प्रॉपर तरीके से हम आपको गाइड करने वाले हैं कि कैसे है। जब भी हम बात करते हैं, एक LRS है, एक ZRS GRS है, ZRS है एंड जोन रेडंडेंट GZRS। ये कई सारे ऑप्शंस दिखाई पड़ रहे हैं। थोड़ा डीप जाते हैं इसमें और समझने की कोशिश करते हैं कि इनका जो एक्चुअल काम है ना, वो किस तरीके से हम परफॉर्म करते हैं। कॉन्सेप्ट है स्टोरेज, फेल ओवर और रेडंडेंसी। फेल ओवर ही आपका रेडंडेंसी कंसीडर कहलाता है। सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड अबाउट कि इसका काम क्या है। जब आप एक स्टोरेज अकाउंट बनाते हो, फॉर एग्जांपल आपने एक ये स्टोरेज अकाउंट क्रिएट किया लाइक दिस इज आवर एज्योर स्टोरेज अकाउंट। जब आप स्टोरेज अकाउंट क्रिएट करते हो ना,
सो इट विल आस्क यू क्वेश्चन, आप इसको LRS में बनाओगे, आप इसको GRS में बनाओगे, आप इसको ZRS में बनाना चाहते हो, या फिर GZRS में बनाना चाहते हो। ये आपको 4 अलग अलग ऑप्शंस दिखाई पड़ रहे हैं। इन चारों मेथड में से किसी भी मेथड का इस्तेमाल करके आप इसको क्रिएट कर पाओगे। अब क्वेश्चन क्या है कि इनका यूटिलाइजेशन कैसे करें हम। अब जो पार्ट है इसमें यूटिलाइजेशन का, वो हम कैसे करेंगे वो हमें मालूम होना चाहिए। नाउ LRS में क्या होता है, जब आप अपना अकाउंट क्रिएट करते हो, अपना स्टोरेज अकाउंट क्रिएट किया और आपने क्या सेलेक्ट किया, LRS का पार्ट सेलेक्ट कर दिया। सो LRS का कॉन्सेप्ट क्या कहता है, LRS का कॉन्सेप्ट ये कहता है कि आपका जो अकाउंट है वो एक डेटा की 3 कॉपियां रखेगा। अगर आपने पहला सेलेक्ट किया तो ये क्या करेगा, क्रिएट 3 कॉपीज ऑफ सिंगल डेटा। और अगर हम लोकेशन की बात करें तो 1 लोकेशन ओनली, ये केवल आपके डेटा को केवल एक ही लोकेशन पे रखेगा, आप दूसरे लोकेशन पे इस डेटा को ट्रांसफर नहीं कर पाएंगे, रेप्लिकेट नहीं कर पाएंगे। ये चीजें समझ में आ रही हैं, 3 कॉपी सिंगल डेटा का और एक ही लोकेशन में रखा जाएगा, ये क्लियर है? यस सर। ठीक है, अगले पार्ट की अगर हम बात करें तो अगला जो पार्ट है यहाँ पे वो है GRS। GRS मतलब होता है जियो रेडंडेंट स्टोरेज। जियो रेडंडेंट स्टोरेज में क्या होता है कि इस केस में आप 6 कॉपी ऑफ सिंगल डेटा, 6 कॉपी ऑफ सिंगल डेटा, और लोकेशन कितनी होगी, 2 लोकेशन में आप अपना डेटा रख पाओगे। एक सेंट्रल यूएस में रख लिया और एक आपने कनाडा में रख दिया। नेचुरल डिजास्टर से ये बचाता है, नेचुरल डिजास्टर इन द सेंस कोई प्रॉब्लम आ गई उस लोकेशन में, डेटा सेंटर डैमेज हो गया, अर्थक्वेक आ गया या फ्लड आ गया, कोई भी इश्यूज आने पर आप अपने डेटा को, एग्जिस्टिंग डेटा को दूसरे जियोग्राफिकल लोकेशन से क्या कर सकते हो, रिवर्ट बैक करा सकते हो, आप उसको क्या कर सकते हो, फिर से एक्सेस कर पाओगे। दिस इज द पार्ट। ठीक है, और ये कितनी लोकेशन में रखोगे आप, 2 डिफरेंट लोकेशन में आप इसको सेटअप कर सकते हो। एज इट इज, एज इट इज अगर हम अगले पार्ट की बात करें, ZRS की बात करें, तो ZRS में क्या होता है कि आप अपने डेटा की 9 कॉपीज बना सकते हो ऑफ सिंगल डेटा। और दूसरा इंपॉर्टेंट पार्ट, इसमें नंबर ऑफ कॉपीज की, नंबर ऑफ लोकेशन कितनी होगी, आप इसको 3 अलग अलग लोकेशन में रख सकते हो। लास्ट ऑप्शन है आपके पास GZRS, जिसमें आप टोटल 12 कॉपीज बनाओगे। लोकेशन में आप टोटल 4 लोकेशन डिसाइड कर सकते हो। दिस इज अबाउट द कैप ऑफ रेडंडेंसी। ये हमारा कॉन्सेप्ट होगा रेडंडेंसी के केस में। सर वैसे जैसे इसकी कॉपीज बन रही हैं तो दैट मींस इसकी कॉस्ट भी वैसे ही कॉस्टली होगी। बिल्कुल, आपको उसके अकॉर्डिंग ही कॉस्ट। और ये कॉपी अपने आप नहीं बनेगी, जस्ट वांटेड टू क्लियर, ये जो कॉपी है ना, ये अपने आप नहीं क्रिएट होगी, राइट? ये कॉपी और अपने आप क्रिएट नहीं होगी, ये कॉपीज आपको क्रिएट करने की जरूरत पड़ेगी। सर इट इज डिपेंड अस ना, हाँ, वो how आपके many ऊपर cop डिपेंड करेगा, वो how many आपके ऊपर copies डिपेंड, राइट राइट, ये पूरी तरीके से आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितनी कॉपियां बनाना चाहते हो।
ये आपको ऑफर देगा, ये आपको ऑप्शन देगा कि नंबर ऑफ कॉपीज आप क्रिएट कर पा कितने नंबर यस ऑफ यस कॉपीज आप इन्होंने क्रिएट ऑप्शन करते हैं। दिया है कि ZRS में आप 12 कॉपी रख सकते हो फॉर डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन में, या फिर करेक्ट आप चूज कर सकते हो GRS जिसमें आप 6 कॉपी रख सकते हो 2 लोकेशन में। तो अपने ऊपर है हमको कौन सा लेना है। करेक्ट। सर ये इसका नाम लास्ट वाले का नाम क्या JZRS है या हाँ, G2RS? GZRS, जियो जोन रेडंडेंट स्टोरेज। इसके पूरे नाम अगर देखने हो तो सर आपने जो हाँ, रिकॉर्डिंग तो ये प्रैक्टिकल है ना, यहाँ पे देखो ये सारे नाम इसमें अवेलेबल है। ओके, लोकल रेडंडेंट, जियो रेडंडेंट, जोन रेडंडेंट, जियो जोन रेडंडेंट स्टोरेज। गॉट इट सर। ठीक है, तो हर एक स्टोरेज में आपको यहाँ पे पार्ट मिल जाएगा, हर एक स्टोरेज का पार्ट यहाँ पे हमें अप्लीकेबल है और आप इनको इस्तेमाल कर सकते हो। चीजें क्लियर हो रही हैं, प्लीज कंफर्म। ये सर तो सर हाँ जी, ये सर प्लीज गो अहेड। चलो थोड़ा सा हम और इसको आगे बढ़ाते हैं एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड अबाउट द ऑप्शन। हम अपना स्टोरेज अकाउंट क्रिएट करते हैं। हम जियो रेडंडेंट स्टोरेज का इस्तेमाल करने वाले हैं क्योंकि आगे चल के हमें इसमें बहुत सारी एक्टिविटी परफॉर्म करनी है, रेप्लिका तैयार करना है, तो हमें पहले से ही चीजों को क्लियर करके चलना है। ठीक है, ये हो गया पार्ट। और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं हम यहाँ पे नेक्स्ट करेंगे। दिस इज द अनदर पार्ट जिसमें आपको एडवांस्ड का ऑप्शन दिखाई पड़ गया। और एडवांस का जो कॉन्सेप्ट होता है, एडवांस के केस में हम क्या करते हैं, एडवांस के केस में अगर आपको एपीआई सेलेक्ट करना है, बड़ी चीज होती है, अगर आपको एपीआई सेलेक्ट करना है, एपीआई मैनेज कर सकते हैं। एक्सेस की जो कि सिक्योरिटी के लिए एप्लीकेबल है, वो सिक्योरिटी के लिए हम एक्सेस की मैनेज कर पाएंगे। और साथ ही साथ यहाँ पे अगर आपको टीयर को बदलना है, बाय डिफॉल्ट ये हॉट टीयर में जाता है, बट अगर आप चाहते हो कि आपका सिस्टम व्हाट वी कैन से दैट कूल टीयर में मैनेज हो, कूल टीयर में चीजों को रखे, तो आप यहाँ से डिसाइड कर सकते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। हॉट टीयर क्या है, कूल टीयर क्या है, ये हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, अब उसमें डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट, नेटवर्किंग में मेक श्योर कि ये चीजें अप्लीकेबल होनी चाहिए वर्ल्ड वाइड। इनेबल पब्लिक एक्सेस फ्रॉम ऑल नेटवर्क। अगर हम ये चेक मार्क करते हैं तो इसका मतलब आप अपने स्टोरेज अकाउंट को किसी भी नेटवर्क, किसी भी पब्लिक आईपी एड्रेस के थ्रू आसानी से एक्सेस कर पाएंगे। अगर हम ये अलाउ नहीं करते हैं तो केवल आप विद इन द नेटवर्क इसको मैनेज कर पाओगे, किसी दूसरे पब्लिक आईपी एड्रेस पे इसको एक्सेस नहीं किया जा सकता। सर अगर पब्लिक आईपी नहीं करते तो अपना मतलब अपने इस लोकल नेटवर्क में VPN बना के यूज कर सकते हैं लोकली। हाँ, तो फिर आपको फिर अलग नेटवर्क जो है लगाना पड़ेगा, वीपीएन वगैरह का कॉन्सेप्ट आप यहाँ पे मैनेज करेंगे, हाँ, तब जाके आप अपने स्टोरेज का पार्ट एक्सेस कर पाएंगे। नहीं तो बट सिंपल अगर सा आपने पब्लिक। हाँ पब्लिक है, पब्लिक किया, पब्लिक एक्सेस फ्रॉम ऑल नेटवर्क, तो आप कहीं से भी एक्सेस कर पाओगे। क्लियर? यस सर। आई एम गोइंग टू प्रोसीड विद नेक्स्ट। ये सिक्योरिटी का पैनल है और सिक्योरिटी यहाँ पे देखिए आपको मल्टीपल ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है, विच इज सॉफ्ट डिलीशन। सॉफ्ट डिलीशन क्या होता है, एनी आइडिया गाइस? नो No सर। sir, I have no idea about this option. नो सर। सॉफ्ट डिलीशन आप रिसाइकल बिन तो पता होगा ना? यस सर आई नो। यस सर। Yes sir, recycle. रिसाइकल बिन में क्या होता है ना कि रिसाइकल बिन का पार्ट ये है कि जब आप कोई डेटा डिलीट करते हो तो वो ऑटोमेटिक रिसाइकल बिन में अवेलेबल रहता है।
यस सर, वो अगर शिफ्ट डिलीट करते हैं तो नहीं जाता है, नॉर्मल डिलीट करते हैं तो रिसाइकल बिन में जाता है। रिसाइकल बिन में चला जाता है, करेक्ट। वो होता है कि सर एक्सीडेंटली अगर कोई फाइल आपने मिस्टेकली बाय मिस्टेक आपसे डिलीट हो गई तो हम लोग रिसाइकल बिन से उसको रिस्टोर कर सकते हैं सर। हाँ, उसी तरीके से ना स्टोरेज एज्योर ने भी हमें कुछ ऑप्शन दे रखा है। द ऑप्शन इज रिलेटेड टू सॉफ्ट डिलीशन। आप इसको रिसाइकल बिन नहीं बोल सकते क्योंकि इसमें आप ना टाइमिंग सेट कर सकते हो। रिसाइकल क्या बिन में तो परमानेंट रहेगा, अगर आपने डिलीट कर दिया तो वो परमानेंट रहेगा रिसाइकल बिन के अंदर, करेक्ट। यस सर बोलते क्या है इसको, सॉफ्ट क्या बोलते हैं आप इसको नेम? सॉफ्ट डिलीशन, सॉफ्ट डिलीट। ओके सॉफ्ट डिलीशन। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये बेसिकली क्या होगा, इट्स नॉट अ टाइप ऑफ रिसाइकल बिन। इसको हम रिसाइकल बिन नहीं बोल सकते क्योंकि रिसाइकल बिन में परमानेंट ऑप्शन रहता है, परमानेंट ऑप्शन रहता है। लेकिन अगर हम यहाँ पे बात करें सॉफ्ट डिलीशन की, तो इसमें आप एक ड्यूरेशन डिसाइड करते हो, 7 डेज, 10 डेज या 30 डेज के लिए। उतने दिन तक डिलीट करने के बाद भी आप अपने डेटा को एक्सेस कर पाओगे। एक बार आप रिपीट करेंगे सर इसको? क्या अगर लेट सपोज अगर हमने आज डिलीट कर दिया तो उसका अगर 7 डेज का लगा रखा तो 7 डेज बाद डिलीट हो जाएगा या उतने दिन बाद एक्सेस कर सकते हैं इसको? उतने दिन सेम ही, एक ही बात हुई ना। सॉफ्ट डिलीट तो आपका तुरंत हो जाएगा, डिलीट आपका इमीडिएटली आपको नहीं दिखेगा, तुरंत के तुरंत वो डिलीट हो जाएगा, राइट। बट 7 डेज तक हम बैकएंड, उसको 7 डेज तक हमारे कॉपी उसमें रहेगा, हम 7 डेज के पहले उसमें से निकल सकते हैं। अगर 7 डेज के ऊपर होता है हाँ जी, हाँ जी, तो फिर बाद में हमें वहां से भी नहीं मिल सकता है। इज इट राइट? एग्जैक्टली अगर आप 7 डेज बाद एज्योर से कोऑर्डिनेट करते हो कि मेरा जो डेटा है वो मुझे रिवर्ट बैक चाहिए, तो वो आपको नहीं वापस होगा। ओके सर। सर एक लास्ट क्वेश्चन था इसका, तो अगर लेट सपोज अगर इसको 390 डेज का हम सेट करते हैं डेटा को डिलीट से, तो क्या उसमें हमारी कॉस्ट वगैरह इफेक्टिव होगी या फिर जस्ट स्टोरेज इफेक्टिव होगा? नहीं, अब इसका कॉन्सेप्ट मैं समझाता हूँ। बहुत ही स्मार्ट तरीके से क्लाउड प्रोवाइडर गेम खेलते हैं। देखो, मतलब डेफिनेटली अगर बंदे को तुरंत बता दिया जाएगा कि इसका चार्जेस है, थिंक अबाउट इट। अगर तुरंत बता दिया जाएगा कि इसका चार्जेस है, चार्जेस है, अप्लाई है, अगर आप 7 दिन तक रखोगे तो डिलीट होने के बाद भी 7 दिन तक का चार्ज पड़ता रहेगा, लाइक दैट। सो ये क्या करते हैं ना, ये क्या करते हैं, ये कुछ इस तरीके से यूटिलाइज करते हैं कि मान लीजिए मैंने एक फोल्डर बनाया और उसको डिलीट कर दिया। 7 दिन तक उसकी वैलिडिटी थी, मीन सॉफ्ट डिलीट में 7 दिन रख रखे थे हमने। 5वें दिन मुझे याद आया कि नहीं, डेटा तो इंपॉर्टेंट था, आई डोंट वांट टू डिलीट इट, आई वांटेड टू रिवर्ट बैक माय डेटा। ठीक है, अब मैं जब कोऑर्डिनेट करूंगा एज्योर की टीम से ना, वो हमसे 5 दिन के का कॉस्ट ले लेंगे। समझ गया सर, मतलब डिलीट भी हो गया है फिर भी वो कॉस्ट अपना हाँ, उनका बिलिंग में ऐड रहेगा। वो नहीं, वो कब होगा जब आप बोलोगे कि मुझे रिवर्ट बैक चाहिए। अगर आप वो डेटा नहीं चाहते, मतलब 7 दिन ओवर हो गए, तो कोई चार्जेस नहीं पड़ेगा। ओके, मतलब डेटा रिट्रीव करने के भी चार्जेस ले लेंगे डिलीट करने के बाद? फिर वो बोलेंगे कि हमें आपके डेटा को इमेज से ओरिजिनल में कन्वर्ट करना होगा, देन आई विल प्रोवाइड योर योर डेटा। तो इस केस में जितने दिन तक डेटा आप हमारे पास था उसका आप चार्ज दे दीजिए, आई एम गोइंग टू रिवर्ट बैक योर डेटा। गॉट इट सर। वो पर एमबी पर और जीबी का चार्जेस इनके रहते हैं रिट्रीव करने हाँ, के। वो आगे आएगा, पर एमबी पर जीबी का चार्जेस जो है ना, हॉट टेयर कूल टेयर वगैरह पे हम लोग डिस्कस करेंगे कि कैसे ये हॉट टेयर पे चार्जेस लेता है, कूल टेयर पे कितना चार्जेस लेता है, लाइक दैट। ओके। सॉफ्ट डिलीशन क्लियर हुआ? रोहित, आपको समझ में आया सॉफ्ट डिलीशन क्या है? यस सर। तो ये बाय डिफॉल्ट है, आप चाहो तो इसको प्रोसीड कर दो, आप चाहो तो इसको हटा दो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है।
और देखो यहाँ पे कुछ और इम्पोर्टेंट पार्ट है। आई नो कि बहुत सारी चीजें हैं इसमें, लेकिन जो इम्पोर्टेंट पार्ट है वो हमें आना चाहिए, क्योंकि हमें इंटरव्यू क्लियर करना है। और कहीं ना कहीं ये चीजें आप अपने रिज्यूमे पे भी लिखोगे कि मुझे स्टोरेज के अंदर सॉफ्ट डिलीट भी आता है और वर्जनिंग भी आती है। सर वर्जनिंग मीन्स? अगर हम कॉन्सेप्ट की बात करें, वर्जनिंग की बात करें, बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है इसका। फॉर एग्जाम्पल आपने कोई फोल्डर बनाया, ठीक है, और उस फोल्डर के अंदर आपने कोई फाइल अपलोड की। चलिए मैं आपको एक प्रैक्टिकल के थ्रू समझाने की कोशिश करता हूँ। वो जैसे हमारा गूगल ड्राइव का होता है, वो गूगल ड्राइव शेयर करते हैं, एक्सेल शेयर करते हैं, उसमें होता है वर्जनिंग का। अगर जो जो चेंजेस करते हैं उसको फिल्टर भी कर सकते हैं, उसको फिल्टर रिवर्ट भी। कर सकते हैं, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आपने एक फोल्डर बनाया, ठीक है, और इस फोल्डर के अंदर आपने एक फाइल भी रख दी, ठीक है। जब डायरेक्टली आपने एक फाइल बनाई, लेट्स टेक एन एग्जांपल अबाउट वर्जनिंग। आपने एक फाइल बनाई, इसको आपको स्टोरेज पे लगाना है, ये आपने ब्लॉब स्टोरेज पे रखना है, और ब्लॉब स्टोरेज के पास वर्जनिंग ऑलरेडी एक्टिवेटेड है। आपने फाइल में क्या लिखा, आपने पहले में लिखा लाइक हेलो हाउ आर यू, ये आपने डेटा लिखा। और ये जो फाइल में आपने एडिटिंग की ना, फॉर एग्जांपल वो 10th मार्च को की, और इस फाइल को आपने सेव कर लिया टेस्ट फाइल के नाम से। 15 मार्च को आपने इस फाइल में और कुछ एडिट किया। 15 मार्च को आपने इसमें कुछ और लिखा, आई एम गुड हाउ आर यू। ये आपने कितनी तारीख को लिखा, 15 मार्च को। इस फाइल को फिर से उसी नाम से सेव कर लिया, मतलब उसी पेज पे आपने सेव किया। अगेन 20th मार्च को, 20 मार्च को फिर से आपने फाइल में चेंजेस किए। एनीथिंग एक्स वाई जी, आई एम लर्निंग एज्योर सर्विसेज, और फिर से आपने उसी फाइल में सेव कर दिया। तो आपने कितने बार इस फाइल को एडिट किया, 3 टाइम्स। अब आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि पहली तारीख यानी 10 तारीख को क्या था इसमें, 15 तारीख को इसमें क्या एडिट किया गया। सिर्फ 15 तारीख का डेटा चाहिए या सिर्फ 20 तारीख का डेटा चाहिए। तीनों डेट को आप एक ही फाइल में सेग्रीगेट कर सकते हो, अलग अलग उनको एक्सेस कर सकते हो। इज दैट फाइन? सर फिर से रिपीट कर सकते हैं क्या? देखो एक एक फाइल है, एक फाइल है, उस फाइल के अंदर आपने कुछ एडिटिंग की, एडिटिंग में लिखा हेलो हाउ आर यू समथिंग करके, और उस फाइल को आपने एज्योर पे अपलोड कर दिया, और एज्योर पे जहां पे अपलोड किया ना, वहां वर्जनिंग एक्टिवेटेड थी। ओके। ठीक है, वहां पे वर्जनिंग एक्टिवेटेड थी। पहली बार आपने एक छोटा वर्ड लिखा, दूसरी बार 5 दिन का गैप करके फिर और कुछ लिखा, तीसरी बार फिर 5 दिन का गैप करके और भी उसमें चीजों को ऐड कर दिया। अब जो ये आपने 3 बार ही एडिटिंग की है, 2-2 लाइन है, तो आप इजिली अंडरस्टैंड कर लोगे कि हमने इस दिन क्या लिखा था। अगर बहुत ज्यादा पैराग्राफ है, बहुत सारी चीजें हैं, उनको अगर आपको सेग्रीगेट करना हो गया तो वो थोड़ा सा मुश्किल रहेगा। लेकिन अगर आप उस कंटेनर के अंदर वर्जनिंग को एक्टिवेट कर रखा है, उस कंटेनर के अंदर अगर आपने वर्जनिंग को एक्टिवेट कर रखा है, तो आप पूरे के पूरे प्रोफाइल को इजिली क्या कर सकते हो, रिप्लेस कर सकते हो। इज दैट ओके? Yes, sir. Understood. यस।
एनी अदर क्वेश्चन, एनी अदर डाउट? वर्जनिंग का क्लियर हो गया ना कि हम सेग्रीगेट कर सकते हैं पार्ट को? सर वन मोर थिंग, हाँ। अगर हम 20 अभी जैसा डायग्राम में है अभी लिखा है, तो जैसे हम पर्टिकुलर अभी 20 मार्क्स का जो सेलेक्ट करेंगे कि ये 20 मार्क्स का हम देखेंगे, तो उसमें पिछले वाला भी दिखेगा या पर्टिकुलर डेट में जितने चेंजेस किए थे उतना ही दिखेगा? आप आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप चाहते हो सेग्रीगेट करना, सेग्रीगेट इन द सेंस कि आप चाहते हो सिर्फ 15 तारीख की में क्या लिखा है वो भी मिल जाएगा। आप 20 तारीख को देखना चाहते हो 20 में क्या लिखा था वो भी दिख जाएगा। आप सभी को देखना चाहते हो तो सभी पार्ट को भी आप देख सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है। क्लियर सर। है ना, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से चीजों को मैनेज करना चाहते हो। ओके सर, वी कैन मूव ऑन। नेक्स्ट अगले प्रोसीड करते हैं अगले पार्ट पे। आई डोंट वांट टू मेक एनी चेंजेस, रिव्यू करते हैं और उसको फटाफट से क्रिएट करते हैं। It is in progress and it will take time. So once our storage account is ready to use, we'll discuss about कि इस storage account में क्या क्या part, क्या क्या options हमें देखने को मिल जाएंगे। वर्जनिंग एक्टिवेट कर दिया सर इस पे? नहीं, वर्जनिंग का पार्ट अभी एक्टिवेट नहीं किया हमने, सिंपल स्टोरेज क्रिएट कर रहे हैं अभी। ओके। Our storage account is ready to use. Now it's time to understand about how we can utilize these storage services. अब अगर हम स्टोरेज के पार्ट को ओपन करते हैं तो आपको बहुत सारे स्टोरेज के ऑप्शन मिलेंगे, बहुत सारे स्टोरेज के कंपोनेंट मिलेंगे, जिन स्टोरेज सर्विसेज का इस्तेमाल करके हम अपने इन्वायरमेंट को, हम अपने मींस पर्सनल डेटा को या फिर ऑफिशियल डेटा को आसानी से क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, तो मोस्टली एज्योर स्टोरेज अकाउंट के अंदर, एज्योर स्टोरेज अकाउंट के अंदर कई सारे ऑप्शंस देखने को मिलेंगे, जिसमें से कंटेनर एक है, फाइल शेयर एक है, क्यूज एक है और टेबल एक है। एज्योर एडमिनिस्ट्रेटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, एज्योर एडमिन की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उसे हर एक पार्ट का आइडिया होना चाहिए। हम यहाँ पे जितने भी ऑप्शंस दिखाई पड़ रहे हैं स्टोरेज से रिलेटेड, उन सभी के बारे में डिस्कस करेंगे, राइट? कि कंटेनर का इस्तेमाल कब करते हैं, फाइल शेयर का इस्तेमाल क्यों किया जाता है, या क्यूज का इस्तेमाल क्यों किया जाता है, और एंड यू आल्सो नीड टू नो अबाउट द यूसेज सर ऑफ टेबल। ये सारी चीजें हम अपना जब स्टोरेज बनाएंगे उसके बाद ये सारी चीजें हमारे पास आएंगी व्यूज में, जब ये देख हाँ, आएंगी। जब आप स्टोरेज क्रिएट करोगे तो ऑटोमेटिकली ये सारी सर्विसेज आपको स्टोरेज अकाउंट में मिल जाएंगी, और इन्हीं सर्विसेज का इस्तेमाल करके, इन्हीं सर्विसेज का इस्तेमाल करके हम क्या करेंगे, अपने जो ऑफिशियल रिक्वायरमेंट होती है स्टोरेज को मैनेज करने के, मतलब जो भी डेटा उनको रखना है, जिस भी टाइप का डेटा रखना है, वो सभी पार्ट हम यहाँ पे मैनेज करेंगे। सर ये सारी जितने सर्विसेज दिख रही हैं राइट साइड मतलब लेफ्ट साइड में, ये एक्टिविटी लॉग्स, लैग्स और ये नहीं, डायग्नोस वो कंटेनर्स। तो ट्रबल शूटिंग का पार्ट है, वो तो ट्रबल शूटिंग का नो पार्ट है, सर वो व्हाट तो आई एम मैंने। सेइंग, कंटेनर फाइल्स या क्यूज टेबल्स जो भी है ये हम एक्टिवेट करेंगे स्टोरेज, देन अपना ये अपना शो करेगा, इसके पहले नहीं शो करेगा ना सर? हाँ, विदाउट स्टोरेज नहीं आएगा ना, वो तो स्टोरेज क्रिएट करना पड़ेगा, देन यू आर एबल टू ओके, फाइंड। ये स्टोरेज सर्विसेज है। ओके। हाँ, सो ये अपने पास पार्ट है, और
बहुत ही इंपॉर्टेंट है स्टोरेज का पार्ट, बेस है, लेकिन इसमें चीजें हमें मालूम होनी चाहिए। मैं आपको एक डायग्राम के थ्रू इनका कॉन्सेप्ट समझाता हूँ, ताकि आपको एक आइडिया लगे। डायरेक्ट प्रैक्टिकल करने से मीन्स आपका यस कॉन्सेप्ट सर। क्लियर नहीं होगा। पहले कॉन्सेप्ट आपको बता देते हैं। एक सिंगल डायग्राम आपको सारी चीजें इसमें डिस्क्राइब कर देगा स्टोरेज के पार्ट में। कोई भी क्वेश्चन कोई भी पुटअप करता है, आप रिप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे हम क्रिएट करने वाले हैं एज्योर स्टोरेज अकाउंट। क्रिएट करने वाले हैं क्या, हमने एक स्टोरेज अकाउंट क्रिएट किया किसी भी नाम से। एज्योर स्टोरेज कंटेन फोर इंपॉर्टेंट सर्विसेज: कंटेनर, दूसरा है फाइल शेयर, तीसरा है टेबल, और चौथा है क्यूज। चार ऑप्शन दिखाई पड़ रहे हैं यहाँ पे। इन दोनों ऑप्शन को आप एक तरीके से इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि ये कहलाता है अनस्ट्रक्चर्ड डेटा स्टोरेज। इनको हम क्या बोलते हैं, अनस्ट्रक्चर्ड स्टोरेज बोलते हैं। इन दोनों को अलग डिवाइड कर देंगे और इनको हम कंसीडर करते हैं एज ए स्ट्रक्चर स्टोरेज। नाउ कंटेनर को थोड़ा सा और डिवाइड करते हैं। कंटेनर के अंदर आपको मिलेगा ब्लॉब, और ब्लॉब को कैटेगराइज किया है तीन अलग अलग पार्ट में। कौन कौन से वो पार्ट हैं? पहला है ब्लॉक ब्लॉब, दूसरा है पेज ब्लॉब, चौथा है अपेंड ब्लॉब। ठीक है, ब्लॉक ब्लॉब, पेज ब्लॉब, अपेंड ब्लॉब, तीन तरीके के ब्लॉब हमें पढ़ने हैं। फाइल शेयर क्या करता है? फाइल शेयर एक तरीके का मैप नेटवर्क ड्राइव है, जो कि क्लाउड पे काम करता है। क्लाउड से ऑन प्रोमाइसेस किसी के साथ भी अटैच कर सकते हो। टेबल की बात करें तो जो नो सिक्वल डेटा स्टोरेज है, नो सिक्वल डेटा स्टोरेज है, वो आप अपने टेबल में स्टोर कर सकते हो। वेबसाइट के क्यूज को मॉनिटर वेबसाइट मैसेजेस। द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ क्यूज, जो आपकी वेबसाइट पे हिट्स आती है ना, हिट्स इन द सेंस कि कितने लोग आपकी वेबसाइट देख रहे हैं, कितना ट्रैफिक आ रहा है, उन सभी चीजों को मॉनिटर करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे क्यूज की होती है। ये स्ट्रक्चर थोड़ा बहुत समझ में आया आपको? ये सर ये तो समझ में आ गया सर। ये मैप का ये फाइल से जस्ट मैप कर दिया हमने, वो फाइल अपना लोकेट कर देगा। टेबल्स का एक बार थोड़ा सा। सिक्वल और नो सिक्वल दो तरीके के डेटाबेस होते हैं। एसक्यूएल होता है और नो सिक्वल होता है, राइट? एसक्यूएल क्या होता है? एसक्यूएल क्या होता है? एसक्यूएल एक तरीके से डेटाबेस का कॉन्सेप्ट है, और डेटाबेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? जो भी वेबसाइट है, जो भी एप्लीकेशन है, वो हमारे डेटाबेस से जुड़े रहते हैं, राइट? वो हमारे डेटाबेस से कनेक्टेड रहते हैं। दूसरा, अगर हम बात करें नो सिक्वल की, तो कुछ ऐसे डेटा हैं जो आपके नो सिक्वल में कंसीडर किए जाते हैं। कौन कौन से डेटा हैं जो नो सिक्वल में कंसीडर किए जाते हैं? आपने एक्सेल, एक्सेस और सीएसवी फाइल, एक्सेल फाइल हो गया, एक्सेस फाइल हो गया, और सीएसवी फाइल हो गई। Got it what I'm saying? जो जस्ट मिनट सर। एक्सेल, एक्सेस और सीएसवी फाइल है ना, ये नो सिक्वल कहलाते हैं। मतलब ये पूरी तरीके से डेटाबेस भी नहीं है, स्ट्रक्चर भी नहीं है,
और पूरी तरीके से अनस्ट्रक्चर भी नहीं है। सर ये क्यूज का क्या रहेगा? क्यूज तुम्हारी कोई सर्विस है, मतलब स्टोरेज में क्या, मतलब क्या ये मॉनिटरिंग जस्ट लेवल को होता है या फिर इसका नहीं 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 नहीं, ये इंफॉर्मेशन को करेक्ट करके रखता है ना कि आपकी वेबसाइट पे कितने नंबर ऑफ यूजर या कस्टमर ने देखा है आपकी वेबसाइट को, कितने बंदे विजिट कर रहे हैं, उनकी सबकी जो लिस्ट है ना वो इस पर्टिकुलर पार्ट में होती है। अच्छा, क्यूज में हम जस्ट लाइक मॉनिटरिंग कर सकते हैं, उसको इसमें और भी सर्विसेज मिलती हैं? हाँ, इसको एनालिटिक्स से जोड़ करके आप मॉनिटर कर सकते हो, आप किसी भी पर्पज के लिए इसका इस्तेमाल कर सकते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा। आप इसको अपने अकॉर्डिंग किसी भी पर्पज के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। और ये फाइल शेयर अपना मैप जैसे हम लोग जस्ट अपना ड्राइव शेयर करते हैं वही वैसे ही काम करेगा ना सर ये? जैसे मैप नेटवर्क ड्राइव काम करते हैं वैसे एज इट इज ये काम करेगा। गॉट इट सर। ऑल गुड, एनी अदर क्वेश्चन प्लीज? नो क्वेश्चन फ्रॉम माय साइड सर, प्लीज गो अहेड। ठीक है, और किसी का कोई क्वेश्चन प्लीज यहाँ पे? नहीं सर। No, चलो डन। नेक्स्ट ये पार्ट हो गया, और अगेन आई एम जस्ट गोइंग टू अंडरस्टैंड अबाउट द अनदर फीचर्स विच आर अवेलेबल। यहाँ पे जो अलग अलग फीचर्स हैं उनके बारे में भी हमें डिस्कस करना है। लाइक बहुत सारी चीजें हैं, आपका एक्सेस टियर है, एक्सेस टियर के बारे में थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे, और इसमें हम थोड़ा सा और पार्ट इन्वॉल्व करेंगे, लाइक द containers part, sorry, the replication part will also discuss. So एक बार गो थ्रू कर लो जो हमने डिस्कशन किया अभी तक। इफ यू फील लाइक आपका कोई क्वेश्चन या कोई सजेशन है तो एक बार डिस्कस कर सकते हैं। सारे तो क्लियर है सर? कोई डाउट नहीं, राइट? नहीं सर। चलो ये नेक्स्ट। थोड़ा सा वर्जनिंग का आई थिंक अभी हम लोगों ने स्किप कर दिया है, और डेटा नहीं नहीं, स्टोरेज। अभी जब हम प्रैक्टिकल इंप्लीमेंट करना स्टार्ट करेंगे ना तो चीजें समझना स्टार्ट हो जाएगी, चीजें आना स्टार्ट हो जाएंगे, राइट? अभी हम केवल कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश कर रहे हैं अपने आप को, कि क्लाउड जो है किस तरीके से टास्क परफॉर्म करता है और क्या क्या ऑप्शंस यहाँ पे मिलते हैं, उन वो सब कंप्लीट होने के बाद आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, सर तो आज के लिए इतना क्लियर है, क्योंकि आई एम गोइंग टू चेंज द टाइमिंग। एक बार मैं जुल्फ से क्लियर कर लेता हूँ कि अगर वो 8:30 पे नहीं है, मतलब अभी हाँ सर, ये रन। एक्चुअली बहुत डिले हो जाएगा आपके लिए, मेरे को भी हाँ नहीं, मैं आई अंडरस्टैंड कि इसमें अगर रहता हूँ ना थोड़ा सा। डे शिफ्ट करते हो तो इट इज रियली डिफिकल्ट की। तो अ, हम जो है अपनी क्लास को 7:30 से करेंगे कल से, 7:30 to 9:30, है ना? 10 o'clock, इट्स ओके 2.5 hour। तो आई थिंक ये बेस्ट रहेगा अपने लिए, और इसकी रिकॉर्डिंग मैं आपको शेयर कर दूंगा गूगल ड्राइव से, लिंक सेंड कर दूंगा, प्लीज डाउनलोड करके आप इसको स्टोर कर सकते हो। ठीक है? अच्छा, डाउनलोड नहीं करते तो लिंक तो okay. हमारे पास अवेलेबल रहेगा ना सर? नहीं, हो सकता है कभी कभी क्या होता है कि जैसे मैंने तो स्टोरेज ले रखा है गूगल ड्राइव से, है ना? कभी कोई प्रॉब्लम आ जाए, ठीक है ना? तो इसलिए स्टोर करके आप रख लो अपने पर्सनल डिस्क में, एक्चुअली ताकि मैं आपके क्या, मेरे पास पास अभी परमानेंट। ऐसा कुछ सर मेरे पास कोई लैपटॉप तो है नहीं, अभी मैं कंपनी का ही यूज करता हूँ नहीं तो कोई तो मेरा। दिक्कत नहीं, मतलब 1-2 साल तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि 100 GB का स्पेस है मेरे पास, जिसमें से अभी 25-30 GB के आसपास ही फिलअप किया है, तो अवेलेबल होगा। ओके सर, ओके सर, गुड नाइट। Okay everyone, thank you so much, we'll connect tomorrow or discuss more about the Azure services. Take care guys, good night. सर एक बार वो टाइमिंग का प्लीज अपडेट कर देना ग्रुप में, या पर्सनली या जैसे भी हो। Sorry, can you please repeat again? टाइमिंग का प्लीज एक बार अपडेट कर देना। 7:30 कंफर्म, 7:30 हाँ, कंफर्म है। मैं क्योंकि उस हिसाब से एक बार प्लानिंग वेरीफाई कर कर लेंगे, लेता हूँ। और भी सारी चीजें होती हैं। हाँ नहीं ठीक है ना, क्योंकि फिर वो अंडरस्टैंड कि 10:30-11 बजे तक थोड़ा लेट हो जाएगा। लेट लेट 7:30 से होगा कर कल लेते संडे, फिर मंडे को फिर सर मॉर्निंग में जाना होता है ना सर? हैं। एग्जैक्टली ठीक है, ओके सर, थैंक यू। वेलकम। सर एक ओके था एवरीवन, Okay, sir. या Thank you.
हेलो। हाँ जी प्लीज, आई कैन हियर यू। सर, अभी हमारा जो अभी बैच में जितने अभी हम 4-5 लोग जो है, उनके लिए एक व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाइए और उसमें ऐड कीजिए आप बना सबको। लो। अब अच्छा, आपके पास नंबर नहीं होगा, हाँ, मैं नहीं, सबको कांटेक्ट नंबर आपके हाँ, पास ही रहेंगे। ठीक है, मैं एक व्हाट्सएप ग्रुप बना करके ना उसमें कुछ भी सारी अपना अपडेट इन्फॉर्मेशन। रहता है तो हम उसमें ग्रुप में समझो अपडेट कर सकते हैं इसके लिए। नहीं ठीक है, मैं अभी बना दूंगा, फिर उसी में रिकॉर्डिंग वगैरह भी एक एक को भेजने से बेस्ट है कि उसी ग्रुप में ट्रांसफर कर तो दूं। आपका काम थोड़ा आसान हो जाएगा सर। चलो भाई, थैंक यू, मिलते हैं कल, डिस्कस करते हैं मोर अबाउट ओके दैट सर, शिट। गुड नाइट टेक सर। केयर गाइस, बाय, गुड नाइट।